गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी और पेपर 2 का पहला सेक्शन जो था हमारा, दैट इज द मीनिंग, द सेक्शन वाज कल्चरल इवोल्यूशन, ब्रॉड आउटलाइन एंड ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर। ठीक है, कल्चरल इवोल्यूशन एंड ब्रॉड आउटलाइन ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर। प्री हिस्टोरिक कल्चर का मतलब क्या है? प्री हिस्टोरिक कल्चर, एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। कल्चर, इसमें क्या होता है? जो हमारे जो अलग इरा हैं, जो जिनके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, कौन कौन से हो गए? नंबर 1 पैलियोलिथिक, दूसरा मीज़ोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है? केवल हथियार मिलेंगे आपके किस चीज़ के? स्टोन के बने हुए, बोन के बने हुए, और जो आपके कह सकते हैं वुड के बने हुए, और साथ ही साथ आपके हॉर्न, सींग वगैरह के हथियार मिलेंगे। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ी सी सॉलिड हो। प्रीडोमिनेंटली यहाँ पर जो कल्चर का हमने स्टडी की है वो 2 तरह के टूल से की है। ठीक है, और वो 2 तरह के टूल से की क्यों स्टडी की? क्योंकि वही टूल जो है इतने लाखों सालों में सर्वाइव की। ठीक है, क्योंकि केवल इतने लाखों सालों में क्या सर्वाइव करेगा? स्टोन करेगा या बोन्स करेंगे? बोन्स के टूल्स कंपेरेटिवली कम मिलेंगे, और स्टोन के टूल्स, क्योंकि वो जाहिर सी बात है स्टोन के टूल्स जो है वो जल्दी से ख़राब नहीं होते, और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो इंसान ने उनको तोड़ा है और उसमें स्पेशल तरह की मार्किंग्स बनाई है, इससे हमें पता चलता है दे वर यूज्ड बाय ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, नॉट होमो सेपियंस एग्जैक्टली, ह्यूमन लाइक क्रिएचर। और ये जो टाइम स्पैन है इस पूरे के पूरे पीरियड का, वो अगर हम बात करें 3 मिलियन ईयर्स, 30 लाख साल पहले से स्टार्ट होता है, और लगभग जाकर जो पैलियोलिथिक ही जाके ख़त्म कहाँ हो जाएगा? 10,000 ईयर्स पर जाके ख़त्म होगा। तो एक बहुत ही लंबा समय जो है वो इस पीरियड में लिथिक स्टेज में रहेगा। ठीक है, इतना लंबा वक्त है, 3 लाख साल से शुरू होगा और जाके कहाँ ख़त्म हो रहा है? 10,000 साल पर पैलियोलिथिक ही आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारे एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो सारा का सारा हिस्सा पैलियोलिथिक पीरियड में ही, पैलियोलिथिक में ही जाकर ख़त्म हो जा रहा है। तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इसी वजह से अच्छा इनके जो अवशेष हैं, जिनको आप कहते हैं आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं, या मटेरियल रिमेन्स, उन मटेरियल रिमेन्स में हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं? टूल टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसके बारे में बात करें? टूल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। क्यों? इसको बेसिकली हम कह सकते हैं, वी कांट से कि हम इनके कल्चर की स्टडी कर रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग देयर कल्चर एज अ होल, क्योंकि कल्चर में जो नॉन मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बिलीफ हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रिलीजन है, उसके बारे में हमें ठीक ठीक जानकारी नहीं है। तो हम हाइपोथेसिस देते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा। हम केवल क्या कर रहे हैं? हाइपोथाइज कर रहे हैं, हाइपोथेसिस दे रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं पे इरेक्टस, होमो इरेक्टस का अगर कैम्प साइट मिली तो हमें समझ में आने लगा। हमने हाइपोथेसिस दी कि हो ना हो फीमेल्स जो हैं कैंप साइट में रहती होंगी और मेल्स जो है वो हंटिंग के लिए जाते होंगे, तभी तो कैंप साइट की ज़रूरत है, नहीं तो दोनों के दोनों लोग ही हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए जाते होंगे, क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, चाइल्ड की डिपेंडेंसी बढ़ रही है। तो देयर आर बेसिकली हाइपोथेसिस। तो हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रीज़, जो हमारी स्टोन टूल इंडस्ट्रीज़ हैं, हम लोग कल्चर के नाम पे किसकी स्टडी कर रहे हैं? टूल टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रीज़ की, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं। बाद में जब हम मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक इरा में जाते हैं तो वहाँ पर फिर हमें पेंटिंग्स, क्लोथ्स और जो शेल्टर वगैरह के उनके बारे में जानकारी मिलना शुरू होते हैं। और जैसे ही पेंटिंग्स हैं, जब हम ब्यूरियल साइट्स पे जाते हैं, क्योंकि उससे पहले इरेक्टस जो है ब्यूरियल नहीं करता था, जीवों को दफनाता नहीं था, तो जब ब्यूरियल्स को देखते हैं तो हमें पता चला ब्यूरियल्स के साथ उसने सामान वगैरह भी रखे हैं।
तो इससे हमें पता चलता है कि उसके पास एक हो ना हो कोई रिलीजियस उसकी थिंकिंग प्रोसेस होगा। इरेक्टस के बारे में ये बात हम नहीं कह सकते क्योंकि इरेक्टस के ब्यूरियल साइट्स वगैरह हमें मिले नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ना वो ब्यूरियल करता होगा। और हो सकता है इरेक्टस जो है अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो जो डेड लोग हैं, उनको पानी में बहा देता हो, वो भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करता हो। तो ये बेसिकली जो शुरुआत में जो नंबर ऑफ हम कैसे एविडेंसेस, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी एविडेंस बेस्ड स्टडी है। कैसी स्टडी है? और जब एविडेंस नहीं होती तो हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस देते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है वो हाइपोथेसिस या एविडेंसेस जो भी हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको सारी दुनिया इस वक्त मान रही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा कैसा पीरियड चल रहा? प्री हिस्टोरिक पीरियड चल रहा है। इसके बारे में कोई जानकारी स्क्रिप्ट वगैरह हमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो पीरियड आता है वो पीरियड आपका आएगा जिसको हम कहते हैं कौन सा? दैट इज चाकोलिथिक पीरियड। पहली बार क्या मिल जाएगा? पूरे के पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इंसान मेटल का यूज़ करेगा। ठीक है, अभी भी जो वुड्स स्टोन वगैरह जो है सारे के सारे जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स हैं वो मेनली किससे बन रहे हैं? स्टोन के बने हैं। लेकिन स्टोन के साथ एक नया एडिटिव आकर मिल जाएगा जिसको कहेंगे मेटल है, और मेटल के तौर पे किसका यूज़ कर रहे हैं? कॉपर का। और कॉपर की वजह से एफिशिएंसी पहले से बढ़ जाएगी। जब कॉपर में हम आगे चल के टिन मिलाएंगे, क्या मिला देंगे? कॉपर में आगे चलकर टिन, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, टिन मिलाएंगे तो एक नया पीरियड स्टार्ट होगा जिसको हम कहेंगे कौन सा एज है? ब्रॉन्ज एज है। और ये भी बहुत मोर और लेस जिसमें IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका आता है, और इसकी भी स्क्रिप्ट तो मौजूद है लेकिन इसको भी अभी तक हम ठीक से डिकोड नहीं कर पाए। तो ये भी आपका जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड पे चला गया। फिर हम आते हैं लास्ट में कहाँ पर? फिर इसके बीच में आता है कौन सा एज? आयरन एज। और अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहें तो कहाँ पर? जो सदर्न इंडिया है, जो प्लेटो है, डेक्कन है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया, वहाँ पर आयरन का यूज़ जो है बहुत पहले से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ इन लोगों के पास भी स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ यूज ऑफ आयरन दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, दे डिडंट डेवलप्ड इन अप टू द लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। सो ये भी किस पीरियड में चलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा आयरन एज नहीं जाएगा या हर जगह का आयरन एज नहीं जाएगा। जैसे वैदिक भी किस में? आयरन एज में आएगा, लेकिन वो हिस्टोरिक पीरियड है। लेकिन ये जो साउथ इंडिया का जो आयरन एज है वो किस में आ जाएगा? प्री हिस्टोरिक पीरियड में। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम सारे के सारे एजेस लगभग, या सारे एजेस के जो लास्ट के एजेस हैं उनके कुछ पार्ट्स या कुछ स्पेशल जगहों के पे प्री हिस्टोरिक पीरियड की तरह उनको ट्रीट करना पड़ेगा। और इनको ट्रीट करने का केवल एक ही तरीका, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी से ही ट्रीट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट नहीं, इसलिए हिस्ट्री से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर हमारा एंथ्रोपोलॉजी किस तरह बिहेव करेगा? जस्ट लाइक यू कैन से कि फोरेंसिक साइंटिस्ट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फोरेंसिक साइंटिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और वो जो है फोरेंसिक्स का जो जब भी कहीं क्राइम सीन होता है तो क्राइम सीन्स पर जाकर हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, उनसे जो हम एक पोस्टुलेट बनाते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, उस आधार पर हम कल्प्रिट को पकड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो टूल्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए जो है उस समय का, उस वक्त के बारे में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो एक कंक्लूज़न निकालता है कि उस वक्त का लोग ऐसे रहे होंगे, खाना ऐसा खाते होंगे, हंटिंग करते होंगे या गैदरिंग करते होंगे या एग्रीकल्चर करते होंगे, फीमेल की स्थिति कैसी होगी, मेल की स्थिति कैसी होगी, मॉर्टेलिटी रेट कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में चाकोलिथिक साइट्स हैं, कुछ के नाम आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे नेवासा, नवदा टोली, दायमाबाद, ये दीज आर द चाकोलिथिक साइट्स। अब यहाँ चाकोलिथिक साइट्स में जब हम इंडिया में जब हम लोग ड्वेल करते हैं, इसके बारे में आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इन साइट्स के बारे में। और जब यहाँ पर जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ते हैं कि जो साइट्स हैं वहाँ पर जो कब्र हैं, जो ग्रेव्स हैं, उसमें जो छोटे बच्चे हैं, 5 से 7 साल की तक की उम्र के बच्चे, उनका ब्यूरियल ज़्यादा है, उनका ब्यूरियल ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डेथ रेट बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा था। फिर हमें दिखाई पड़ता है कि कुछ बच्चों के गले में तांबे की बीड्स की बनी हुई माला पहनाई गई है। कैसी माला है? तांबे की। जबकि और उनके साथ लेविश चीज़ें रखी गई, उस हिसाब से लग्जरियस आइटम उनकी ग्रेव में रखे गए। जबकि बाकी बच्चे जो हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं, वो कैसे, उनके साथ केवल सिंपल यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन रखे गए हैं जिसमें उस ज़माने में कुछ चावल दाल जो भी वो लोग रखते होंगे वो सारी चीज़ रखी, जो समय के साथ ख़त्म हो गए। अब क्या बचे? केवल बर्तन बचे। तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है 2 तरह के बच्चे हैं,
जो कि दफनाए जा रहे हैं। एक तो कॉपर बड़ा प्रीशियस रहा होगा, जैसे आज की तारीख में गोल्ड, वैसे उस ज़माने में कॉपर रहा होगा। तो कॉपर की बीट की माला अगर पहन के बच्चे को दफनाया जा रहा है, इसका मतलब वो कैसे हैं? प्रॉस्परस हैं। कैसे हैं? प्रॉस्परस हैं, अमीर लोग होंगे कंपेरेटिवली सोसाइटी में, वेल टू डू लोग होंगे। और बाकी बच्चे कैसे होंगे? उतने जब वेल टू डू नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्लास स्ट्रेटिफिकेशन या क्लास इनइक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्यन के आने के बाद नहीं स्टार्ट हुई। ये क्या है? हाँ, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से एविडेंस बेस्ड स्टडी हम करते हैं। एविडेंसेस को जब हम खंगालते हैं तो उससे हम पोस्टुलेट बनाते हैं, उससे उस हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और अल्टीमेटली जो है हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस तरह से लोग वहाँ पर हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। जैसे यूपी में चले जाए प्रतापगढ़ सेक्टर में, तो वहाँ पर आपको तब ऐसा पीरियड है जब बर्तन नहीं बने, बर्तनों का निर्माण नहीं हुआ है, बर्तन नहीं बनाना आता। प्री पॉटरी स्टेज है। कैसी स्टेज है? लेकिन जो हैबिटेशन है, जो घर हैं, घरों में आपको मिल जाएंगे कि घरों के अंदर जो है आपको जो है फायर पिट्स मिलेंगी, यानी चूल्हे मिलेंगे। बर्तन नहीं है लेकिन चूल्हे हैं। बर्तन नहीं है लेकिन चूल्हे। तो क्या करते हैं? जानवर की रोस्टिंग कर रहे हैं। जो भी वो लेकर आते हैं उसकी क्या कर रहे हैं? रोस्टिंग करके खा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी इकोनॉमी कैसी है? हंटिंग एंड। और जैसे ही पॉटरी मिलना शुरू होती है तो पॉटरी मिलने के साथ साथ एग्रीकल्चर आना, क्या बात है, समझ में आने लगा। ठीक है, तो हर एक आर्टिफैक्ट अपने पीछे कहानी छुपा के बैठा है। हर एक आर्टिफैक्ट एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, हर एक आर्टिफैक्ट एक कल्चरल स्टेज के बारे में बता रहा है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी में जितना इम्पोर्टेंस जो है, जो नॉन मेटरलिस्टिक चीज़ें हैं उनकी स्टडी है, उतनी ही इम्पोर्टेंस किस पे रखते हैं? मेटरलिस्टिक चीज़ों को। और ख़ासकर आप समय में जितना पीछे जाते जाते हैं, नॉन मेटरलिस्टिक चीज़ें सारी की सारी गायब हो चुकी हैं। केवल क्या बच जाता है? मेटरलिस्टिक चीज़ें बच जाती हैं। नॉन मेटरलिस्टिक चीज़ें किस में होती हैं? जैसे हिंदुओं में धर्मशास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र, जो भी नॉन मटेरियल चीज़ें हमारे बीच में हैं कि पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, जैसे कि रामायण कैसी है। तो ये जितने भी नॉन मटेरियलिस्टिक हमारे बीच में बिलीफ सिस्टम है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो हमारा ड्यूटीज़ हैं, कस्टम्स हैं, वो सब रामायण में लिखे हुए हैं। तो अगर वो कल्चर वो कब का समाप्त हो गया, वो लोग कब के चले गए, लेकिन उनकी बिलीफ, उनके आइडियाज़ जो हैं बुक फॉर्म में अभी भी हैं। तो अगर स्क्रिप्ट होती है तो हम मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी के साथ साथ नॉन मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट के बारे में भी बता सकते हैं। और जब स्क्रिप्ट खत्म हो जाती है तो हम क्या है? मटेरियल्स के जरिए नॉन मटेरियल लाइफ के बारे में हाइपोथेसिस करते हैं। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? एक एक लाइन समझ में आ रही है एंथ्रो की? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ भी नया चीज़ पढ़ रहे हैं? नया चीज़ नहीं है, बस हम नए एंगल से, नए तरीके से उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए कल की क्लास जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसको हम लोग रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। हाउ डज कल्चरल इवोल्यूशन बिगिंस इन ह्यूमन एंड व्हाट वाज द मेन फैक्टर्स बिहाइंड कल्चरल इवोल्यूशन, है ना? यही तो था। अब चलते हैं, जो हम लोग बात करते हैं कि पहले क्या हुआ, इन्वायरमेंट। मेरे साथ याद करिएगा, रिवाइज करिएगा। सबसे पहले क्या हुआ था? इन्वायरमेंट चेंज हुआ था, ठीक है, बहुत पहले। और 1.16 मिलियन टू लेके 11 मिलियन ईयर, 1 करोड़ 60 लाख साल से 1 करोड़ 10 लाख साल तक के बीच का जो टाइम ब्रैकेट पीरियड था, 50 लाख सालों में सवाना जो है वो एरिड और सेमी एरिड हो गया। और इस वजह से वहाँ पर स्कैटर्ड फॉरेस्ट बने और नया तरह का ग्रासलैंड बना जिसका नाम है, जिसको सवाना कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन लोगों को क्या करना पड़ा? इन्हें ज़मीन पे उतरना पड़ा। और इस ज़मीन पे उतरने की वजह से सब, क्योंकि बॉडी कैसी है? डिफेंसलेस है, तो अब इनको क्या करने पड़ेगा? बाईपेडल लोकोमोशन करना पड़ेगा। बाईपेडल लोकोमोशन के साथ साथ दूसरी समस्या आएगी कि बॉडी डिफेंसलेस अभी भी है और चीज़ें जो है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए स्टोन्स वगैरह का यूज़ आपको करना पड़ेगा। और स्टोन का जैसे ही आप यूज़ करते हैं, जैसे ही आप किसका यूज़ करेंगे? स्टोन्स का यूज़ करेंगे, उसके साथ जो है आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आपका ब्रेन जो है पहले सिंपल से जो है वो कैसा हो जाएगा? एक मिनट। तो ब्रेन आपका स्मॉल साइज से मीडियम साइज और मीडियम साइज से अल्टीमेटली लार्जर साइज में होगा, इसलिए क्रेनियल कैपेसिटी बड़ी होना शुरू होगी। अब इतनी बड़ी क्रेनियल कैपेसिटी का जो मेंबर है उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी? उसको जो है बर्थ कैनाल से पैदा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बर्थ कैनाल का डायमीटर बाइपेडल लोकोमोशन की वजह से क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। ठीक है, कम हो चुका है। अब जो इतनी बड़े सिर वाला बच्चा जो बॉडी से मदर की बाहर नहीं निकल सकता, तो अब समस्या आएगी कि अब हमें कैसे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे?
इमेच्योर, जो हमारे बच्चे हम लोगों ने कल देखे थे कैसे वाले थे, इमेच्योर। और इस चाइल्ड की डिपेंडेंसी पेरेंट्स पर आना शुरू हो जाएगी। ये जो बच्चे हैं 5 साल तक जो है पूरी तरह से, 5 साल तो मिनिमम है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं, तो ये प्रोलॉन्ग चाइल्ड डिपेंडेंसी होगी। इसलिए बच्चों के भी अंदर इनकल्चरेशन, जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी मटेरियल एस्पेक्ट, उसको सीखने का वक्त ज़्यादा होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है इन बच्चों को कि सर्वाइवल के लिए मदर के साइड के और फादर के साइड के जितने भी लोग हैं वो सब जो है एक कैंप साइट बनाएंगे। मदर्स जो हैं वो हंटिंग एंड गैदरिंग पे जाएंगी नहीं, एक्सपेडिशंस पे जाएंगी नहीं, वो अपने बच्चों को नर्चर करेंगी, एनर्जी कंजर्व करेंगी। और साथ ही साथ मदर के साइड के जितने भी किन्स हैं यानी रिश्तेदार, और फादर के साइड के जितने भी रिश्तेदार हैं, वो भी प्रोविज़न ऑफ फूड यानी फूड को लाकर उनको बच्चों की नर्चरिंग करने के लिए, मदर की नर्चरिंग करने के लिए उसको लाकर देंगे। इस तरह से एक तरह की नई कॉन्सेप्ट डेवलप होगी जिसको कहते हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन लॉन्गर चाइल्ड डिपेंडेंसी से कल्चर का डिसिमिएशन, मतलब कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज की क्लास, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने कल बात कर ली थी। अब बात करते हैं कि कल्चर की ज़रूरत क्यों है। जैसे कि कल हम लोगों ने कहा था कि व्हाट इज़ कल्चर, तो हम लोगों ने कहा कि कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सही है ना, कल हम लोगों ने ये बात की थी ना, कल्चर क्या है, इट इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। और ये जो हर्स्कोविट्ज़ साहब हैं, हर्स्कोविट्ज़ साहब ने इसके बारे में वो कहा था कि कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इसके अलावा E.B. टाइलर बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में इनके बारे में आपको पढ़ना है। टाइलर ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कल्चर के बारे में। उन्होंने कहा था कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल, कॉम्प्लेक्स होल, इट इज नॉट सिंपल, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट फ्रेगमेंटेड, इट इज होल, इट इज होल, कंप्लीट। होल मतलब कंप्लीट। कल्चर इज अ दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स different things, which includes what different kind of things, such as it includes knowledge. Whether culture includes knowledge or not, yes or no, that what is culture, dissemination of knowledge, information from one person to another person, it includes knowledge. Second, belief, it includes knowledge, belief, art, जहाँ पे भी आपको लगे कल्चर का पार्ट नहीं बोल दीजिएगा। मॉरल वैल्यूज, यस और नो, लॉज, customs, these are things are in definitions. Custom or any other capability and habit, or any other what, capability or habit. ठीक है, कल्चर क्या है, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉज, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटी एंड हैबिट acquired by whom, acquired by man as a member of society. You can acquire culture only from society. सोसाइटी में कौन कौन आता है, मदर फादर से लेके आपको छोड़ के बाकी सारे मेंबर कहाँ हैं, सोसाइटी का पार्ट है। तो कल्चर आप सोसाइटी से एक्वायर करते हैं। क्या क्या सोसाइटी से एक्वायर करते हैं, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉज, कस्टम और एनी अदर कैपेबिलिटी और एनी अदर काइंड ऑफ हैबिट्स विच इज एक्वायर्ड बाय मैन एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है कल्चर की। इट वाज गिवन बाय एडवर्ड टाइलर, E.B. टाइलर। ठीक है, किसने दी थी, एडवर्ड टाइलर ने दी। हर्स्कोविट ने थोड़ी सी सिंपल दी थी। हर्स्कोविट ने कहा था कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये सारा का सारा चीज क्या है, मैन मेड है, इट इज द मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अगर डेफिनेशन को आपको कल्चर के बारे में लिखना होगा तो कल्चर में टाइलर का भी डेफिनेशन आपको डालनी, और कल्चर में आप चाहें तो कहीं पे शॉर्ट में लिखना तो हर्स्कोविट साहब की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज कल्चर, कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, दैट्स इट। ये भी अपने आप में क्या है, काफ़ी हद तक कल्चर को डिफाइन कर देती है। ठीक है, दूसरी बात में बात करते हैं कि कल्चर के बारे में इन्होंने ये सारी बातें की कि हर्स्कोविट और टाइलर ने। ठीक है, फिर हमने कहा कि कल्चर की ज़रूरत क्यों है, कल्चर की ज़रूरत क्यों है, वाई देयर इज़ अ नीड, ऑल टुगेदर नीड ऑफ कल्चर, कल्चर की ज़रूरत ही क्यों है। तो इसके लिए
अगर हम कहें कि क्या ज़रूरत है, आप लोग बताइए कि हमें कल्चर की क्या ज़रूरत होगी। कल्चर की हमें ऑलरेडी ज़रूरत है ही क्यों, क्यों चाहिए हमें कल्चर, संस्कृति हमें चाहिए क्यों? सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल किसके लिए? बॉडी के लिए कि किसी और के लिए? सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए नहीं। देखिए, अगर हम बात करते किसकी, इंडिविजुअल की, किसी एक सिंगुलर आइटम की बात करते, किसी सिंगुलर व्यक्ति की बात करते, किसी अपनी सोसाइटी के किसी सिंगुलर मेंबर की बात करते, ये जितने भी मेंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं इनके नीड्स हैं। क्या हैं? हर आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके नीड्स हैं। क्या क्या नीड्स हैं? यू हैव मल्टीपल नीड्स इन योर लाइफ। डू यू हैव अ नीड ऑफ फूड? सबसे इंपॉर्टेंट नीड क्या है? दैट इज फूड। फूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नीड नहीं है। तो मैन इज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और नॉट? ठीक है, मैन इज अ बायोलॉजिकल, दैट्स व्हाई इट हैज़ अ नीड टू सर्वाइव। देयर हैड सम काइंड ऑफ नीड्स, और ये नीड्स क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नीड्स। कैसे नीड्स हैं? दिस नीड्स आर नोन एज बायोलॉजिकल नीड। जैसे कि बहुत सारे नीड्स होंगे, जैसे कि फूड होगा, फूड इज अ नीड, ठीक है। सच लाइक प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज बायोलॉजिकल नीड और नॉट, इट इज अ बायोलॉजिकल नीड, ठीक है। आप सोचते रहिए, रिप्रोडक्शन, बॉडी का कंफर्ट, बॉडी के कंफर्ट के लिए घर बनाते हैं, बॉडी का कंफर्ट, पानी बरस रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो वी नीड अ, एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वी नीड अ सम काइंड ऑफ क्रिएचर कंफर्ट, yes or no? We need a creature comfort, we need safety, we need some kind of safety for survival, we need some kind of movement, we need some kind of growth, or we need some kind of health, some kind of not very high quality of health we need. These needs are which kind of need? These are biological needs, which these are biological needs, है कि नहीं? अगर ये नीड्स किसी के कंप्लीट हो रहे हैं, किसी भी मेंबर के, सोसाइटी के किसी भी मेंबर के सारे बायोलॉजिकल नीड्स क्या हो रहे हैं? कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो हैप्पी होगा कि दुखी होगा? उसको खाना मिल रहा है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका अच्छा घर है ना, उसकी सारी की सारी चीज़ें, उसको शेल्टर, लाइफ, प्रोटेक्शन, सब कुछ मिल रहा है, तो वो वेदर ही दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू बी हैप्पी और नॉट। और अगर सारे के सारे मेंबर्स के ये सारे बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, तो सबके सब हैप्पी होंगे कि नहीं? यस और नो? हैप्पी क्या, सर्वाइव तो करेंगे और हैप्पी भी होंगे, है ना? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो अगर सारे मेंबर हैप्पी हैं, सारे मेंबर सर्वाइव करें, तो सोसाइटी सर्वाइव करेगी कि नहीं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान है? वो ये 7 तरह के बायोलॉजिकल नीड्स को क्या करें? किसी तरह से फुलफिल कर लें, है ना? यही तो है, यही 7 तरह के बायोलॉजिकल नीड्स अगर हमारे पूरे हो गए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिमाग कैसा होगा? टेंशन फ्री होगा, सही है। किसी भी तरह के धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये 7 बायोलॉजिकल नीड्स आ जाएं। बुद्धिज्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुद्धिज्म में क्या है? गौतम बुद्ध ने बूढ़े इंसान को देखा था, तभी तो उन्हें लगा था कि लाइफ इज़ मॉर्टल, लाइफ इज़ मॉर्टल, और हमें इमॉर्टलिटी चाहिए। अगर हमें बुढ़ापा नहीं आ रहा, अगर हमारी हेल्थ कैसी हमेशा अच्छी बनी हुई है, हमारी ग्रोथ हमेशा ठीक से हो रही है, हाइजीन कैसा है, मेंटेन है, तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, सही है। तो हर जीवधारी, हर ऑर्गेनिज्म जो इस क्लास में बैठा हुआ और जो ऑनलाइन मुझे देख रहा है या जो बाद में देखेंगे, सब के सब ये 7 तरह के नीड्स को ही फुलफिल करने के लिए परेशान है। सुबह से लेकर शाम तक ये सातों के सातों नीड किसी तरह से कंप्लीट हो जाए, और जिसके सातों के सातों नीड कंप्लीट हो जाए थ्रू आउट दी लाइफ, तो क्या है? हमेशा वो जीवन भर हैप्पी रहेगा, और जीवन के बाद भी, बात की तो बात नहीं करते, लेकिन हाँ एंड तक तो वो क्या रहेगा? हैप्पी। और अगर ऐसी सोसाइटी जिसमें ये सातों नीड कंप्लीट हो रहे, वो सोसाइटी भी क्या है? वो इंटैक्ट होगी कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगी? वो भी सोसाइटी कैसी रहेगी? इंटैक्ट रहेगी। तो व्हाट इज कल्चर? कल्चर ये 7 तरह के नीड को फुलफिल करने का मैकेनिज्म। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ नीड फुलफिलिंग मैकेनिज्म। कैसे, कौन सा नीड फुलफिलिंग मैकेनिज्म है? बायोलॉजिकल नीड जो है हमारे, ये 7 तरह के बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। उन्हीं बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या बनाते हैं? दैट इज कल्चर, है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? तो ये थ्योरी किसने दी थी? एक साहब थे जिन्होंने का नाम था मेलोनोव्स्की, शायद नाम सुना हो, नाम सुना कभी इनका? ये पहली बार, नए बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, क्या नाम है? मेलोनोव्स्की। बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और इनको हम लोग जो पेपर फर्स्ट की जब पढ़ते हैं तो वहाँ पेपर फर्स्ट में इनके बारे में जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज हैं वहाँ पर पढ़ते हैं। और इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दी थी, फंक्शनलिज्म। कौन सी? फंक्शन। हर चीज़ का कोई फंक्शन होगा तभी तो वो होगी,
कपड़े आपने पहन रखे तो इनका कोई फंक्शन होगा ना, तभी तो कपड़े कोई वैल्यू होगी, कोई काम पूरा करते होंगे। वैसे कल्चर का भी कोई ना कोई फंक्शन होगा ना। तो मेलोनेस्की ने कहा ऑल इंडिविजुअल्स हैव नीड्स, सबके पास क्या ज़रूरतें हैं, और नीड्स आर प्राइमरली बायोलॉजिकल, यस और नो। ठीक है, देखो फर्स्ट पेपर भी इससे क्रॉस पॉलिनेट करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय, बस यही वैल्यू है कल्चर की कि ये बायोलॉजिकल नीड्स किसके द्वारा सब सेटिस्फाइड होंगे, कल्चर के द्वारा सेटिस्फाइड। व्हेन द नीड्स आर सेटिस्फाइड अदर नीड्स अराइजेस, जब ये सातों नीड्स क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, तो इनसे नीड्स की तो कोई कमी नहीं ना, नीड्स क्या है वो बढ़ते रहेंगे, है ना, बोलो हाँ कि ना। तो अदर नीड्स अराइज एंड दस कल्चर इज अ नीड सर्विंग एंड नीड फुलफिलिंग मैकेनिज्म। इससे अच्छी बात कोई कह नहीं सकता। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ नीड सर्विंग एंड नीड फुलफिलिंग मैकेनिज्म। जब तक कल्चर हमारे नीड को सर्व कर रहा है और कल्चर हमारे नीड को फुलफिल कर रहा है, तब तक कल्चर में चेंज लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब कल्चर हमारे नीड को सर्व ना करे, नीड को फुलफिल ना करे, तो हमें कल्चर को क्या करना पड़ेगा? तो लड़कियों को कहाँ घर से बाहर निकाल के कहाँ भेजना पड़ेगा? पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं को घर में रखने से अब हमारे नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे, नीड सर्व नहीं हो रहे, तो कल्चर क्या कर जाएगी? हमेशा चेंज हो जाती, पर्दा प्रथा खत्म हो जाएगी और महिलाएं जो है घर से बाहर। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? तो ये है आपका व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज नीड सर्विंग एंड नीड फुलफिलिंग मैटर्स। मेजर नीड्स कौन से हैं? जो मेजर नीड्स हैं वो कौन से होते हैं? दीज आर नोन एज बायोलॉजिकल नीड। और बायोलॉजिकल नीड मैंने कितने तरह के बताए? कुल मिला के 7 तरह के बायोलॉजिकल नीड्स हैं। कौन कौन से? और इनको, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कल्चर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो जैसे कि पहला रिस्पॉन्स क्या? मेटाबॉलिज्म एंड फूड, खाने के लिए, हंटिंग एंड गैदरिंग, जिसको आगे चलकर हम क्या कहते हैं? आज की कौन सी चीज़ इंस्टीट्यूशन बनकर तैयार हो गया? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, सही ना? सब कहते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही है तो उसमें लोगों के पास भुखमरी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। तो जब मैंने कहा जब ये सातों नीड एराइज होगी तो इनको फुलफिल करने के लिए कल्चर कोई ना कोई रिस्पॉन्स पैदा करेगा, हाँ कि ना? तो जैसे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं? किनशिप यानी मैरिज करते हैं। वाइफ कौन है आपकी? रिश्तेदार है, नज़दीकी रिश्तेदार है। हस्बैंड आपका कौन है? नज़दीकी रिश्तेदार है ना? भाई कौन सा है? वो नज़दीकी। ये सारे कौन है? आपको छोड़ के बाकी दुनिया में जो आपके मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स, फैमिली और रिलेटेड मेंबर्स, वो सब आपके कौन है? रिश्तेदार। कुछ ब्लड रिलेशन की वजह से और कुछ न्यूट्रियल रिलेशन की वजह से। न्यूट्रियल का मतलब मैरिज की वजह से। जैसे कि हस्बैंड किस वजह से आता है? मैरिज की वजह से आता है, ठीक है। ससुर किस वजह से आते हैं? मैरिज की वजह से। ब्लड रिलेशन नहीं है इनसे, कैसा है? हाँ, मैरिज की वजह से आते हैं। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। फूफा जी घर में कैसे आते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैरिज। अगर बुआ ने शादी ना की होती तो वो नहीं आते। नहीं ना, लॉजिक की बात है ना। तो 2 ही तरह के रिलेशन हुए ना, एक जिनको हम रिश्तेदार कहते हैं, ठीक है। तो किसके? रिप्रोडक्शन के। कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन को फुलफिल करने के लिए किनशिप, बॉडली कंफर्ट के लिए शेल्टर, सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन, मूवमेंट के लिए एक्टिविटीज, ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए। ये दीज आर द कल्चरल रिस्पॉन्स टू फुलफिल दीज 7 टाइप ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स एज पर whom? एज पर मेलोनेस्की। क्लियर हो गया? तो ये जो सातों नीड्स जब अराइज होते तो इनको फुल एज पर मेलोनेस्की, इन सातों नीड को फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। क्या बनाने पड़ते हैं? इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन कितने तरह के हैं? 4। कितने तरह के हैं? ये चारों इंस्टीट्यूशन ये 7 तरह के बायोलॉजिकल नीड्स को अच्छी तरह से फुलफिल करते हैं। जैसे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे? पहला, खाने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन चाहिए? इकोनॉमिक, है ना? इकोनॉमिक। अतः इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो इनको एक साथ, क्योंकि सोसाइटी बना रहे हो तो सोसाइटी में दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी, अदर सोसाइटी से स्ट्रगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक तरह का इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। किसके लिए? सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, इंटरनल सर्वाइवल के लिए भी और एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर। अगर हमारे देश में उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप सख्त नहीं होती या न होती तो हम लोग इस तरह की चीज़ें, हमारी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाती। और ये क्या था? व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ नीड फुलफिलिंग मैकेनिज्म। तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का और जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जितने भी लेजिस्लेचर हैं, दे आर पार्ट ऑफ द कल्चर। कल्चर में कौन सा हाँ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। फिर मैं आपको क्या दे रहा हूँ? एजुकेशन दे रहा हूँ,
अगर ये सारी चीज़ डिसेमिनेट करे तो पूरा का पूरा एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट बनकर तैयार होता है इन सातों नीड को फुलफिल करने के लिए। दैट इज नोन एज एजुकेशन। और फिर जो है सोशल कंट्रोल, मॉरल वैल्यू, एथिक्स, टैबू, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्या कौन सा कंट्रोल करती हैं, सोशल। ये अगर ये चारों इंस्टीट्यूशन ठीक ढंग से काम करते रहें तो क्या होगा, साथ के साथ बायोलॉजिकल नीड फुलफिल होगा। सही है। पहला वाला नीड कौन सा इंटीग्रेटिव कौन सा है, इकोनॉमिक है क्या ना। इकोनॉमिक ठीक से काम कर रही, सबको फूड मिलता रहेगा। पॉलिटी होगी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन कम रहेंगे, अंडर चेक रहेंगे, सोसाइटी सर्वाइव करती रहेगी। एजुकेशन अगर सही हो रही है तो लोगों के पास क्या हेल्प हो गए, मटेरियल और ह्यूमन मटेरियल मस्ट बी मेंटेन, रिन्यूड एंड ट्रांसमिटेड विद द फुल नॉलेज ऑफ टोटल ट्रेडिशन, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन इज नेसेसरी। Education is formal or informal, that is not the part of anthropology, but education is necessary or not for the survival. Education is a need fulfilling mechanism which help to fulfill some out of 7 needs, not all of the 7 needs but some of the 7 needs. Clear है। अच्छा, ये कितने इंस्टीट्यूशन तैयार हुए देखो, समझ में आ रहा है बेटा, 4 तरह। पहले कितने थे, 7 बायोलॉजिकल नीड, उनको फुलफिल करने के लिए 4 तरह के इंस्टीट्यूशन हुए। ये इंस्टीट्यूशन एक साथ है कि अलग अलग हैं। पॉलिटी का एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, इकोनॉमी का सोशल कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं, चारों क्या है एक दूसरे से अलग अलग है। तो इनके बीच के इनको अगर ये दोनों अलग रहेंगे तो कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है। इकोनॉमी में आपको ज़रूरत है स्टेबिलिटी के लिए और पॉलिटी क्या कर रही है, वॉर कर रही है। तो इन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, इंटरलिंक ग्लू लगाना पड़ेगा, गोंद लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, हाँ कि ना। नहीं तो क्या है, सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इन चारों नीड्स से एक नया नीड निकलता है, नए तरह के नीड डेवलप होते हैं जिनको क्या इंटीग्रेटिव नीड्स। क्या नाम है, इंटीग्रेटिव। और वो क्या करते हैं इंटीग्रेटिव नीड्स, ये 4 तरह के नीड्स को अपने क्या करते हैं, इनको आपस में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नॉर्म, नेचर, स्टैंडर्ड, रिलीजन एंड मैजिक। मैंने आखिरी के 2 हिस्सों को मैंने अंडरलाइन किया है, रिलीजन और मैजिक। रिलीजन क्या करता है, चारों को जोड़ देता है। राजा इज द सुप्रीम अथॉरिटी, कौन बताता है, रिलीजन। रामायण में राजा इज द सुप्रीम अथॉरिटी कौन बताता है, रिलीजन बनाता है। पहला हक किसका है, राजा का, कौन बताता है, रिलीजन। तो बड़ी सोसाइटी में रिलीजन और जो सिंपल सोसाइटी उसमें मैजिक। क्या करता है, ये सारे के सारे चारों के चारों नीड्स को इंटीग्रेट करता। और इन ये नीड्स ठीक ढंग से काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल नीड्स, तो बाकी के अल्टीमेटली कौन से नीड फुलफिल होते रहते हैं, साथ के साथ तो कौन से बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होते रहते हैं। और इसलिए सारे के सारे सोसाइटी के मेंबर के साथों बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। तो अल्टीमेटली जो एसेंस निकल कर आता है, व्हाट इज कल्चर, कल्चर इज जस्ट नीड फुलफिलिंग मैकेनिज्म। सही है, नीड फुलफिलिंग एंड नीड सर्विंग मैकेनिज्म एज पर द थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म। तो यू कैन से कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, और यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ E.B. Tylor, or you can say as per the functionalism you can say that culture is a need serving mechanism, need serving and need fulfilling mechanism. अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के तौर पर हमारे पास नीड्स नहीं होते, इच्छाएं ना होती, आवश्यकताएं ना होती, तो हमें कल्चर की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमें कल्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अगर हमारी बॉडी फुलफिल क्या होती, पूरी तरह से डेवलप होती और अपना खाना हम खुद ही ढूंढ पाते, किसी के लिए हमारे पर डिपेंडेंसी नहीं होती, तो हमें भी कल्चर की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हो गया सब लोगों को, हाँ कि ना। तो चलो ठीक है, तो चलिए आगे चलें। तो ये तो हो गया आपके कौन कौन से सबसे बेसिक नीड कौन सा होगा, उनको फुलफिल करने के लिए बायोलॉजिकल कितने बेटा, 7 हो गए बायोलॉजिकल, 4 हो गए इंस्ट्रूमेंटल, और वेरियस हो गए क्या इंटीग्रेटिव, जिसमें सबसे अच्छे कौन से, रिलीजन और मैरिज। अब लास्ट चीज, किसी भी सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करना है, किसी भी सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करना है, उसको ब्रेक करना है, तो आप किस पर हमला करेंगे, रिलीजन और मैजिक पर। रिलीजन और मैजिक पर उसके पास जाएं कि व्हाट इज द साइंटिफिक लॉजिक, व्हाट इज द साइंटिफिक लॉजिक कि आप अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे चक्कर लेते हैं, 5 क्यों नहीं लेते,
कोई लॉजिक है इसका, कोई साइंस है? आग के पीछे कोई चक्कर ले तो पानी का ले लो, या मंत्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या वैल्यू है? ये दीज आर द व्हाट, दीज आर इंटीग्रेटिव नीड्स। ये क्या करते हैं? सोसाइटी को आपस में इंटीग्रेट करके जोड़ के रखते हैं ताकि सोसाइटी का सर्वाइवल होता रहे। और अल्टीमेटली अगर ये सात चारों के ये इंटीग्रेटिव नीड्स, देयर इज अ फाउंडेशन स्टोन। कौन सी हो गई? फाउंडेशन स्टोन। अगर ये सही रहेंगे तो अल्टीमेटली कौन सा? बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होते रहेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो आज सारा का सारा लॉजिक समझ में। और सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करना तो किसके ऊपर हमला करो? उनके बिलीफ पर। कोई चाहे वो सिंपल सोसाइटी हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो, उनके बिलीफ सिस्टम पर, उनके हिस्टोरिकल जो उनकी ग्लोरी है उसके ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या? उनकी रिलीजन पर, उनकी मैजिकल प्रैक्टिसेस पर। अगर सिंपल सोसाइटी तो कौन सी? मैजिकल। तो मैजिक जो है, मैजिक फ़ायदा करेगा ना करे, जब हम लोग पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी तो हमें पता चलेगा मैजिक से चीज़ें होती हों या ना होती हों, लेकिन उसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो सोसाइटी को इंटीग्रेट करने में वो प्रैक्टिसेस हेल्प करती हैं। सोसाइटी को इंटीग्रेट करने पर वो प्रैक्टिसेस हेल्प करती। तो आप सीधे लॉजिक और रीजनिंग की सहायता से किसी सोसाइटी को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया सारे बच्चों को? क्लियर हुआ? ठीक है। अब चलते हैं लास्ट में। क्लियर हो रहा है? तो आगे चलें। अब हम लोगों ने क्या कहा? हाउ डज कल्चरल इवोल्यूशन बिकम्स इन ह्यूमंस। यही तो था क्वेश्चन में। व्हाट वाज द मेन फैक्टर बिहाइंड द कल्चरल इवोल्यूशन? दीज वर द क्वेश्चन। हाउ डज कल्चरल इवोल्यूशन बिगिंस इन ह्यूमन and what is the main factor behind cultural evolution? What is the main factor behind them? You can start the question like this. All men of society has needs. All men of the society has needs. ठीक है। As per Mr. Malinowski, what is culture? Culture is a need fulfilling mechanism. Just it. What is culture? It is a need fulfilling mechanism. ठीक है। need fulfilling mechanism है। You can also, if there is a question completely based on culture, you can also quote some definitions. As I stated you earlier that what is culture? Culture according to Huskowitz, culture is a man-made part of environment. According to E.B. Tyler, culture is a complex whole which include knowledge, belief, art, moral law, custom or other capability and habit acquired by man as a member of society. You can also quote Malinowski that the culture is a nothing, it's a need serving and need fulfilling mechanism. Because man as a biological animal has certain kind of need, especially 7 kind of needs, and these needs only can be fulfilled by the help of कल्चर। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? ठीक है। फिर हम लोग जो कल की बारे में बात की थी कि कहाँ से बात करेंगे, किस पे चलेंगे? नहीं 3 मिलियन ईयर एगो। जब हम लोग 3 मिलियन ईयर एगो के बारे में बात करेंगे, या फिर हम लोग कहाँ चले? 1.1 मिलियन ईयर एगो। ठीक है। क्या हुआ? सवाना बना। याद आ रहा है? सवाना बना। उसके वजह से कौन सा लोकोमोशन हुआ? बाईपेडल लोकोमोशन हुआ। ठीक है। उसकी बाद क्या यूज़ करना शुरू किया? टूल। इसकी वजह से ब्रेन का साइज क्या हो गया? बड़ हो गया। इसलिए डिपेंडेंसी चाइल्ड की किस पे हो गई? मदर और फादर पर। मदर फादर दोनों पर क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। डिपेंडेंस, प्रोलॉन्ग चाइल्ड डिपेंडेंसी हो गई, जो कि कल्चर के पैदा होने के पीछे मेजर रीज़न दिखाई पड़ता है कि नहीं? डिपेंडेंसी बढ़ी। और क्या है? सोशलाइजेशन भी बढ़ गया। सोशलाइजेशन और प्रोलॉन्ग चाइल्ड डिपेंडेंसी, ये 2 चीज़ों वजह से क्या है? जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स, सबसे बड़ा बायोलॉजिकल नीड क्या है? कौन सा बायोलॉजिकल नीड सबसे बड़ा है? इससे बड़ा बायोलॉजिकल नीड कोई है ही नहीं। घर ना हो, कुछ ना हो, तो फूड का एक्सप्लॉइट, फूड के लिए मदर की डिपेंडेंसी किस पर आ गई? हस्बैंड पर आ गई, मेल मेंबर पर आ गई। और इस तरह से जो चीज़ें क्या हैं, वहीं से फैमिली, वहीं से रिलीजन, वहीं से किनशिप, सारी चीज़ें क्या हो गई? एक दूसरे के ऊपर डेवलप हुई। बंदरों में कल्चर का विकास क्यों नहीं हुआ है? कभी क्योंकि बंदर में जो फीमेल मंकी, उसकी डिपेंडेंसी मेल मंकी के ऊपर नहीं होती। उसमें चाइल्ड जो है इमेच्योर पैदा नहीं होता है। लगभग मेच्योर पैदा होता, मेच्योर पैदा होने के बाद आप देख लेते माँ के साथ चिपक के बैठता है। लेकिन मदर को फूड के लिए मेल के ऊपर डिपेंडेंट मदर नहीं, मदर अपना फूड खुद से ही ढूंढ सकती। तो उसको इस तरह के मैकेनिज्म, कल्चरल मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है।
जबकि मैन को कल्चरल मैकेनिज्म की ज़रूरत है। किसकी सर्वाइवल के लिए? बच्चे के सर्वाइवल के लिए, मदर के सर्वाइवल और एज अ सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी के लिए। क्लियर हो गया सब लोग? अब कल और कुछ चीज़ें लिखाई थी, कुछ और चीज़ें लिखाई थी, ठीक है, कल्चर के बारे में कुछ और चीज़ें लिखाई थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं केवल एक सिंगल क्वेश्चन की बात नहीं करूँ, कई सारे क्वेश्चन को हम मिक्स करते हैं। व्हाट इज कल्चर? इट इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस, यस और नॉट? नॉट अ थिंग। कल्चर इज लर्नड और शेयर, लर्न एंड शेयर। कल्चर इज अ सोशल प्रोसेस, नॉट एन इंडिविजुअल वन। कल्चर इज जनरली अडैप्टिव, यस और नो? कल्चर इज जनरली अडैप्टिव। द कल्चर इज एवर चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग, है ना? Selection of behavior is done on the basis of benefits. More beneficial behavior are selected over less beneficial one. So culture is always changing. समझ में आ गया? तो पेपर 1 किन से लिंक हो गया? पेपर 2 से। पेपर 2 में क्या है, जो हम लोगों ने कहा था, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ था, बायोलॉजी में जो चेंजेस आए थे, उससे कल्चर बनता है। पेपर 2 में ये बात कहते हैं। पेपर 1 क्या कह रहा है? पेपर 1 कह रहा है कि कल्चर इज अ नीड सर्विंग मैकेनिज्म। तो दोनों को आपस में हमने क्या करके लिंक करके एक मॉडल आंसर जो है तैयार करके दे दिया, जिसमें से हम केवल एक लाइन पेपर 1 से उठाएंगे। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ नीड सर्विंग एंड नीड फुलफिलिंग मैकेनिज्म, दैट्स इट। इसीलिए कभी भी एंथ्रोपोलॉजी को दोनों पेपर को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, और अप्रोच सबसे ज़्यादा लीथल अप्रोच होती है कि हम पेपर 1 जब पढ़ेंगे तो केवल पेपर 1 की चीज़ें पढ़ेंगे, पेपर 2 पढ़ेंगे तो पेपर पूरे ही पेपर में जहाँ जहाँ भी हम बात करेंगे, जहाँ जहाँ भी हम पहुँचेंगे, वहाँ वहाँ हमेशा यही करने की कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को पेपर 1 का टॉपिक है तो पेपर 2 से, और पेपर 2 का टॉपिक है तो पेपर 1 से, उसको हम क्रॉस पॉलिनेट करवाएं, ताकि हमारा आंसर जो है वो एक हमेशा दूसरों से अलग दिखाई पड़े। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो आगे शुरुआत की जाए आज की। चलिए, तो सबसे पहले कल्चर कहाँ इवॉल्व हुआ? अफ्रीका में। कल्चर इवॉल्व होता है कहाँ पर? अफ्रीका में। अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है ओल्डुवाई गॉर्ज। क्या जगह है? अफ्रीका में कंट्री है, नाम है उसका तंजानिया। हमें लगभग सभी को पता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कहाँ हुआ था, एप से ह्यूमन्स कहाँ पर पैदा हुए, वो अफ्रीका में। और अफ्रीका में वो जो जगह है उसका नाम है ओल्डुवाई गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था, जो नैरो होती है उसको वैली कहते हैं, और जो ब्रॉड होती है उसको गॉर्ज कहते हैं। बहुत ही ब्रॉड वैली है तो उसको कहेंगे गॉर्ज, ठीक है। ओल्डुवाई नाम की जगह पर सबसे पहले हमें टूल्स मिले, सबसे पुराने टूल, और इन टूल्स में अगर हम जाते हैं तो ये जगह है ओल्डुवाई गॉर्ज, तंजानिया में। जहाँ कहीं भी आपको ह्यूमन टूल्स मिलेंगे, उनके पीछे उनमें 2-3 फैक्टर्स आपको ज़रूर मिलते हैं। किसी भी जगह पे अगर ह्यूमन टूल्स मिले तो उस पर 2-3 फैक्टर ज़रूर मिलेगा। पहली चीज़, प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल। ह्यूमन्स हमेशा सेटलमेंट कहाँ बनाते रहे? जब भी पूरा का पूरा पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड है, तो ह्यूमन सेटलमेंट आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पत्थर मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? पत्थर मिलते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स पत्थर कहाँ मिलेंगे? पहाड़ों में मिलेंगे। यहाँ पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो इस जगह पर टूल टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है। रॉ मटेरियल मौजूद है तो उसको रिफाइन करके आप टूल्स बना सकते हो। तो पहला चीज़ क्या है? ह्यूमन कहाँ रहना पसंद करेगा? प्लेटो पे, पहाड़ पे। कौन सा? जो उस ज़माने का ह्यूमन है, प्लेटो पे रहना पसंद करेगा। हिल्स, पहाड़ों पे नहीं, लेकिन छोटी छोटी हिल्स पे जहाँ पे स्टोन आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है। इसके अलावा वो प्लेटो पे, हिल्स पे, या इस तरह के कहीं पर अगर रबल्स हैं, यहाँ पे स्टोनी एरिया है, तो वहाँ पर रहना पसंद करेगा। तो पहली चीज़ है प्रेजेंस ऑफ स्टोन, वो बहुत नेसेसरी है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, ठीक है। अगर हम सब लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते और कहीं पे ढूंढने जाते तो कौन कौन से स्टेट्स में ढूंढने जाते इन टूल्स के बारे में? तो जिन जगहों पर पानी है वहाँ पर टूल्स, वहाँ पर भी क्या है? ह्यूमन हैबिटेशन होगा। हो सकता नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके पास यूटेंसिल्स नहीं है, बर्तनों का निर्माण नहीं हुआ। तो इंसान 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट रहेगा, 1, 2 और 3 इस पीरियड में। पहली चीज़, स्टोन होना चाहिए। स्टोन आपको मिलेंगे हिल्स पे, स्टोन आपको मिलेंगे प्लेटो पे, स्टोन आपको मिलेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में साउथ इंडिया में। पूरा का पूरा साउथ इंडिया ही क्या स्टोन का बना हुआ है। तो आपको मेजॉरिटी ऑफ टूल्स कहाँ से मिलेंगे? साउथ इंडिया से मिलेंगे। या फिर आप चले जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, चलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अफगानिस्तान सेक्टर के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी स्टोन की प्रोबेबिलिटी, मात्रा बढ़ जाती है। अभी लास्ट टाइम आपने पत्थर कब देखा था? नेचुरल कंडीशन में पत्थर कब देखा था? नहीं देखा। गंगा के मैदान में पत्थर नहीं मिलते, तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल,
यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो भी गंगा यमुना का पूरा दोआब है, प्लस केरला। साउथ इंडिया में कौन सी जगह हो गई? केरला, जहाँ पे कैसी सॉइल है? एलुवियल सॉइल। कैसे प्लेन है? एलुवियल प्लेन। वहाँ पर इंसानों ने कभी भी रहना पसंद नहीं किया। तो दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ है स्टोन का मिलना ज़रूरी है, उसका सर्वाइवल पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पर है? टूल्स पर। और टूल्स बनाने का रॉ मटेरियल ही जिस जगह पर नहीं मिल रहा, वहाँ पर इंसान रहना पसंद नहीं करेगा। दूसरा चीज़, नियरनेस टू वाटर रिसोर्सेज, पानी कितना ज़्यादा पास है। तो हिल है और हिल के बगल में रिवर बह रही है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो जब भी कभी हमें सिविलाइजेशन मिलेंगे, जैसे इंडिया में मिली, इंडिया के परस्पेक्टिव, सेकंड पेपर टॉक्स अबाउट मोर अबाउट इंडिया एंड फर्स्ट पेपर टॉक्स अबाउट मोर अबाउट ग्लोबल स्केल, वर्ल्ड लेवल पे। तो इंडिया में मैंने कहा दो सेक्टर मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यस और नो, और एक होगा साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया में मध्य प्रदेश भी पत्थर का बना है, और दोनों जगह पे नदियाँ होगी, नदियों के पास रहना पसंद करेंगे। नदी होगी, तालाब होगी, झील होगा, तभी तो रह सकता है, क्योंकि मटीरियल यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन। तो वहाँ पर जो है पत्थर भी है और साथ ही साथ नदी भी है, तो दोनों चीज़ें फैक्टर मिल गए। तो वहाँ पर आपको हर इरा में, चाहे पैलियोलिथिक हो, चाहे मीजोलिथिक हो, चाहे नीलियोलिथिक हो, वहाँ पर इंसानों के टूल्स अलग अलग लेयर से आपको मिलेंगे। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, भीमबेटका। भीमबेटका में पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, हर तरह के कल्चर के ऑर्गेनिज्म के टूल्स आपको मिल जाएंगे। पत्थर भी है, पानी भी है। पत्थर और पानी होना ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि ये जो जीव हैं, कौन से जीव हैं? ये पैलियोलिथिक इरा के हैं। कैसे हैं? पैलियोलिथिक इरा के। सिंपल जीव होंगे कि कॉम्प्लेक्स जीव होंगे? ये सिंपल तरह के एनिमल्स हैं। कैसे हैं? सिंपल तरह के एनिमल्स है। शरीर में ताकत बहुत ज़्यादा नहीं है। दी आर नॉट हंटर। शुरुआती स्टेज में तो हंटर भी नहीं थे, ये क्या? स्कैवेंजर है। क्या है? स्कैवेंजर है। मरे हुए चीज़ों, मरे हुए जीव वगैरह जो होते हैं उनको क्या करते हैं? जो मरी हुई चीज़ें हैं ये उसकी स्कैवेंजिंग करते हैं। किसी ने मार दिया या नेचुरल डेथ से कोई मर गया, तो जो भी कुछ उसकी मरी बॉडी, जो डेड बॉडी, उससे जो भी स्कैवेंज कर सकते हैं स्कैवेंज करें, क्योंकि हंटिंग करने की हैसियत इनकी नहीं है। छोटे मोटा खरगोश को पत्थर मार के गिरा दिया वो अलग बात है, लेकिन फुल फॉर्म के जो जीव हैं उनको हंट करने के स्किल्स इन जीवों में नहीं है, क्योंकि ये इंसान नहीं, इंसान जैसे जानवर है। इनको आप इंसान ना कहें, इंसान के पूर्वज जरूरी हैं, लेकिन हाँ क्या इनके अंदर ब्रेन अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ। ये अभी हम कहें होमो हैबिलिस के लेवल पर हैं, बहुत छोटा सा ब्रेन है। हालांकि इन्हीं की ब्रांच बढ़ते बढ़ते होमो सैपियंस तक पहुंची, लेकिन अभी ब्रेन कैसा? बहुत छोटा सा ब्रेन है। तो ये बंदर जैसे जीवो, इनकी डरपोक भी हैं, और इतने बड़े बड़े कार्निवोरस से ये लड़ नहीं सकते। तो जब सब लोग खा पी के चले जाते, हड्डियाँ बचती तो हड्डियाँ तोड़ के ले आते थे। अब इन हड्डियों को तोड़ने के लिए क्या है? अंदर क्या भरा है? गूदा भरा है। क्या भरा है? गूदा, जिसको मैरो बोलते हैं, याद है ना? क्या बोलते हैं? मैरो। तो मैरो को तोड़ने के लिए स्पेशल तरह के टूल्स हैं। क्या है? सिंपल तरह का पत्थर है। क्या है? सिंपल तरह का पत्थर है। उस पत्थर को क्या करे? एक बड़े पत्थर से एक छोटे पत्थर को तोड़ा, तो पत्थर का छोटा सा टुकड़ा टूटकर क्या हो गया? ये अलग हो गया। ये सारा का सारा टुकड़ा टूटकर अलग हुआ। ये अब एज कैसा हो गया? नुकीला हो गया। ये क्या हो गया? एज कैसा हो गया? नुकीला। इसका नाम है चॉपर। क्या कहते हैं? चॉपर। चॉपर का काम गणासा। क्या कहते हैं? गणासे जैसा टूल्स है। तो शुरुआत में टूल्स बनाने के लिए बुद्धि कम है कि ज़्यादा है? कम बुद्धि है, इसलिए क्या है? इस तरह के क्रूड टूल्स बनेंगे। कैसे टूल्स बनेंगे? मोटे, गंदे से भद्दे, बस क्या है उसमें थोड़ी सी धार हो, जिससे क्या किसी पेड़ की टहनी वगैरह आप काट सके। और इस तरह के टूल टेक्नोलॉजी को हम लोग, इस तरह के टूल्स को हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं, दैट इज नोन एज, कौन से टूल है? चॉपर। पेड़ को चॉप करेंगे, चॉप कर देंगे, चॉप मतलब काट देंगे, विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेड, विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेड। या जो एज है, जो किनारा है एक साइड का, कैसा थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शार्प किनारा है, उसके जरिए ये काट देते हैं, ठीक है, जड़ें वगैरह खोदने के लिए। और चॉपिंग केवल पेड़ की नहीं होगी, चॉपिंग मीट का अगर टुकड़ा है तो उसको भी, अब जैसे अब मैंने दिखाया था, अभी इतना बड़ा हाथी था, उससे जो मीट के बड़े टुकड़े निकालने हैं तो नोच के तो नहीं निकाल सकते हो। दांत नहीं है तुम्हारे पास नाखून नहीं है कि आप उसको काट सको, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए काटने के लिए। तो क्या चाहिए? इस तरह का ब्लेड वाला मटेरियल, जो कि आप टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर सके। तो इसका नाम क्या होगा? दैट इज नोन एज, कौन सा टूल है? चॉपर। सबसे पुरानी तरह का टूल है। इंसान ने जो सबसे पहले तरह का टूल बनाया, वो उसका नाम क्या है? दैट इज नोन एज चॉपर। इससे ज़्यादा खराब टूल, इससे ज़्यादा पुराना टूल हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। इसके अलावा जो हम लोग कह रहे थे दूसरी चीज़, कि हड्डियों के अंदर का जो गूदा है, हड्डियाँ समझते हैं, जो बूंद, समझ में आ रही चीज़ है आप लोगों को? टेक्नोलॉजी विकसित हो रही कि अभी विकसित होगी? तो ये आपकी क्या है? बोन्स।
और बोन्स के अंदर क्या भरा हुआ है? एम फॉर मैरो। मैरो को क्या करना है? स्क्रैप करके, खुरच के बाहर निकालना है। मैरो जो अगर हड्डी को तोड़ो पाइप जैसी दिखेगी अंदर, और पाइप के अंदर उंगली नहीं जा पाएगी, तो लकड़ी डालोगे, कैसे निकालोगे? मैक्सिमम मटेरियल को बाहर निकालना है। तो दूसरी तरह के टूल जो हमने क्या किया था, एक बड़ा सा पत्थर लिया था, सही है ना, जिसे टूल बनाने वाले इस पे दूसरे पत्थर से स्ट्राइक की थी, ठीक है। ये टुकड़ा क्या है, टूटकर इतना वाला अलग हो गया। इस टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज, क्या कहेंगे? फ्लेक। क्या नाम है? फ्लेक। क्या कहते हैं? फ्लेक। और ये जो बड़ा टुकड़ा बचा इसका नाम क्या होगा? कोर। क्या होगा? कोर। तो जो कोर बचा उससे हमने क्या बना लिया? चॉपर। और जो टुकड़ा छोड़ के निकला उसका वेरी गुड क्या बन गया? स्क्रैपर। दोनों का यूज कर लिया। स्क्रैपर केवल किनारे के टुकड़े से बनता है, और कोर क्या है? बड़े से टुकड़े से बनता है। और कोर उठा के किसी को मार दो तो उसकी मौत भी हो जाएगी, लेकिन स्क्रैपर से किसी को मारा नहीं जा सकता। केवल क्या करना? स्क्रैपिंग करने का काम करेगा। चीज़ें क्या, अब जैसे हमने जानवर मारा है ना, जानवर को क्या कर दिया? मरा हुआ है, उसकी खाल उतारनी कपड़े पहनने के लिए, तो क्या है? चॉपर से तो खाल उतार नहीं सकते, तो किससे नहीं उतारोगे? स्क्रैपर से उतारोगे। सही है ना? क्लियर हो रहा है? जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, शुरुआत में टूल्स टेक्नोलॉजी बेटा कैसी होगी? कैसी होगी? शुरुआत में सिंपल। और सिंपल टूल किस टेक्नोलॉजी बने? कोर बेस पे। कौन सा है? कोर वाले। फिर आगे चल के टेक्नोलॉजी में क्या होगा? किस पे, किसकी अधिकता होने लगेगी? फ्लेक्स की। फ्लेक्स ज़्यादा लीथल हो गए। डंडे के अगर फ्लेक लगा दो, फ्लेक लगा दो मतलब ये नुकीला है ना, इसको लगा दो तो क्या है? आपने भाला बना लिया, तो ये ज़्यादा लीथल हो गया। पत्थर मारने से अच्छा क्या है? भाला फेंकना ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे कोर से किस में चले जाएंगे? फ्लेक टेक्नोलॉजी में। और फिर आगे जाकर फ्लेक्स भी ज़्यादा नुकीले तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे, और वक्त बीतेगा, नियोलिथिक पीरियड के पास तक पहुँच रहे हैं। आगे चलकर हम कहाँ पे पहुँचेंगे? कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित होगी? दैट इज नोन एज ब्लेड। कौन सी टेक्नोलॉजी? ब्लेड। तो सबसे पहले कोर, मोटे और भद्दे वाले टूल्स, उसके जो टुकड़े हैं उनका नाम होगा फ्लेक। और सबसे नुकीले धारदार टुकड़े वाले जो ब्लेड जैसा, यानी कि हाथ पे चला दो तो हाथ कट जाए इतना शार्प, उसका वो टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? दैट इज नोन एज ब्लेड। और ब्लेड टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। ये कैसी है? दीज आर ब्लेड्स। ब्लेड्स की खास बात क्या होती है? ब्लेड ज़्यादा शार्प होते हैं। जो फ्लेक हम तैयार करते हैं, फ्लेक के लिए किनारे का छोटा सा टुकड़ा टूट के अलग हो गया, वही हमारा क्या बन गया? फ्लेक। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, इसका नाम ऑब्सीडियन है। क्या नाम है? हाँ, ऑब्सीडियन है। इसको ड्रैगन ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। क्या नाम है? ऑब्सीडियन। और जियोग्राफी में हमने पढ़ा था कि वॉल्केनो से, जब ये एक तरह का क्या, वॉल्केनिक ग्लास है, वॉल्केनिक ग्लास है, वॉल्केनो से निकलता है और बहुत जल्दी से कूल हो जाता है, इसलिए इसमें क्रिस्टल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो ये ग्लास है। क्या चीज़ है? ग्लास है, वॉल्केनिक ग्लास है। और इसको जब हम स्ट्राइक करते हैं तो इसमें जो टुकड़े का साइज जो इससे निकलता है वो साइज में ज़्यादा लंबा होगा और किनारे ज़्यादा शार्प होंगे। अब इससे अगर धनुष बाण बना लोगे तो क्या होगा? बाण बनेगा तो क्या वो हिरन के अंदर जाएगा तो हिरन बचने वाला नहीं है, सही है ना। इससे अगर आप नाइफ बनाएंगे तो कैसा होगा? नाइफ बहुत ही ज़्यादा शार्प होगा। तो दो तरह के पत्थर हमने यूज़ कर लिए। कौन से? एक हो गया कौन सा हमारा पहला पत्थर है, इसको कहते हैं ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन। और दूसरा है जिसका नाम है दैट इज नोन एज क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट। ये दो तरह के स्टोन जब इंसानों को मिले और उन्हें ये टुकड़ों को तोड़ने का एक तरीका है। जैसे जब बुद्धि कम है, ब्रेन कम है, तो आप उल्टा सीधा हाथ चला के टुकड़ा तोड़ रहे हैं। और जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपको पता है आई हैंड मूवमेंट वो लगातार आपका कैसा होता जा रहा है? डेवलप होता जा रहा है। तो अब आप टुकड़े को लेंगे, उसको किनारे से स्ट्राइक करेंगे, किनारे से स्ट्राइक करेंगे तो उससे क्या निकलेंगे? ब्लेड्स। और ब्लेड्स को निकाल के उसको धीरे धीरे प्रिकशन से उसके किनारे आप क्या कर रहे हैं? उसको शार्प करके और भी हाई क्वालिटी के टूल्स बढ़ा दें। तो पहले बताइए, तीन तरह के टूल्स मिले। कितनी तरह के टूल्स? तीन तरह के टूल्स मिले। एक मिला आपको कैसा, कौन सा पहला टूल मिल रहा है? कैसा? कोर। दूसरा कैसा है? फ्लेक। और तीसरा कैसा है? ब्लेड। आप देख के बताइए किस कौन सा जो टूल है वो ज़्यादा दिमाग वाले इंसानों ने बनाया होगा? ब्लेड शार्पेस्ट लोगों के लिए उसमें स्किल सेट कैसा है? बहुत ज़्यादा लगता है, नंबर एक। नंबर दो, ब्लेड्स कभी भी पुराने सेडिमेंट से नहीं निकले, पुरानी लेयर से नहीं निकले, हमेशा कंपैरेटिवली कैसी लेयर से निकले? मिट्टी की नई लेयर से निकले, अपर लेयर से निकले। इसका मतलब है ब्लेड सबसे बाद में बने। नंबर दो, फ्लेक इंटरमीडिएट में बने। और सबसे पहले सबसे पुरानी लेयर्स में क्या मिल रहे हैं?
कोर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है चॉपर वाले टूल्स जो हैं वो सबसे पुराने टूल्स हैं। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो इस तरह से इंसानों को में डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और शुरुआत की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? तंजानिया से। तंजानिया में कौन सी जगह है? ओल्डुवाई गॉड। इंसान पहले क्या था? हंटर एंड गैदरर था। तो जवाब है नहीं, हंटर एंड गैदरर नहीं था। वो बेसिकली क्या है? गैदरर एंड स्कैवेंजर कहें तो ज़्यादा सही होगा। और बाद में जब इरेक्टस के लेवल पे पहुंचा तब जाकर वो हंटिंग एंड गैदर, क्योंकि जो हमारा होमो हैबिलिस है वो छोटा सा बंदर था, वो क्या हंटिंग करेगा। जब इन बंदर का साइज बढ़ के 6 फुट हो गया, 5 फुट हो गया, इरेक्टस के बराबर हो गया, शरीर भारी और विशाल हो गया, साथ ही साथ कौन से टूल्स बन के इसके हाथ में आ गए? हाँ, स्क्रैपर्स आ गए, या फिर जो अब करें फ्लेक्स के बने टूल्स आ गए, और तब ये ज़्यादा लीथल हो गया। तो ये समूह में, सोशल ग्रुप में आकर शिकार करना इसने शुरू कर दिया। इसने आग के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो ये बड़ा ही लीथल हो गया। और उसके बाद फिर इंसान ने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। समझ में आ गया सब लोगों को? तो लिखेंगे शुरुआत इंट्रोडक्शन की, कैसे कल्चर डेवलप हो रहा है। तो लिखिए इस तरह की जो फ्लेकिंग होती है, जो हम लोग इसको लिखिए, इन पैलियोलिथिक पीरियड द टूल्स वर मेड बाय percussion flaking method. लिखिए, in Paleolithic periods tools were made by percussion flaking method. These kind of tools were found in Olduvai Gorge. These kind of tools were found in Olduvai गॉर्ज। कंट्री का नाम क्या है? तंजानिया। तंजानिया ऑफ अफ्रीका भी नहीं लिखेंगे, अफ्रीका की जगह पूरा लिखते हैं एग्जैक्ट करने के लिए। कहाँ पर? ईस्ट अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी एनिमल्स मिले हैं, फॉसिल्स साउथ अफ्रीका से मिले, लेकिन वो पुराने किस्म के हैं। ह्यूमन लाइफ जो एग्जैक्टली फॉसिल्स की बात करें वो हमको कहाँ से मिलेगा? ईस्ट अफ्रीका से मिलेगा। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में इंसान के द्वारा सबसे पुराने टूल्स मिलेंगे। सबसे कॉमन टाइप के टूल्स कौन से होंगे? द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ टूल वर चॉपर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टूल वर चॉपर। चॉपर जो है सबसे कॉमन टाइप का टूल था। ठीक है, नाम ही क्या है? चॉपर। तो क्या करने के लिए बना है? चॉपिंग करने के लिए बना है। ठीक है, चॉपर। ठीक है, दीज वर while the other kind of tools were scrapers. While the other kind of tools were scrapers. Scrapers. ठीक है, tools were the scrapers were unifacial as well as bifacial. Scrapers were unifacial. Unifacial का मतलब जिसमें एक ही साइड धार हो, एक ही तरफ धार हो। तो ये कैसा टूल है? यूनिफेशियल है। क्लियर हो रहा है बेटा? और ये वाला कैसा हो गया? बाईफेशियल, दोनों साइड धार है। द स्क्रैपर वर यूनिफेशियल एज वेल एज बाईफेशियल। इन दिस पीरियड टूल्स वर लार्जली मेड अप फ्रॉम स्टोन, वुड, बोन्स एटसेट्रा। स्टोन, वुड एंड बोन्स एटसेट्रा। कोई भी चीज़ जो सख्त हो, पेड़ और मांस को बेच सके, उससे हम टूल्स बना सकते हैं, क्योंकि मेटल अभी भी नहीं मिला है। स्टोन, वुड एंड बोन एटसेट्रा। Probably flakes were used to sharpen the wooden stick. Probably the flakes were used to sharpen the wooden sticks. Wooden sticks. Probably the flakes were used to sharpen the wooden stick. ठीक है, जैसे आपके पास केवल एक क्या है, और भी टूल्स दिखा देते हैं आपको इसके अलावा भी। तो टूल्स किस किस के हम लोग बात कर रहे हैं? अलग अलग तरीके के टूल्स मिलेंगे। टूल्स आपके किससे बन सकते हैं? टूल्स कुड बी मेड अप फ्रॉम स्टोन, टूल कुड बी मेड अप फ्रॉम वुड। और वुड के लिए क्या है? लकड़ी का अगला हिस्सा नुकीला कर दो, वो एक तरह का क्या हथियार बन गया। ठीक है, टूल्स कुड बी मेड अप फ्रॉम बोन्स। तो 3 तरह के टूल्स तो आपके मिल सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्क्रैपर्स हैं, स्क्रैपर स्क्रैपिंग के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, और साथ साथ क्या है? आपकी लकड़ी को
नुकीला बनाने के लिए भी स्क्रैपर्स का यूज़ किया जाता था। तो लिखिए द प्रोबेबली फ्लेक्स वर यूज टू शार्पन द वुडन स्टिक, प्रोबेबली द फ्लेक्स वर यूज टू शार्पन द वुडन स्टिक। जो बच्चे ऑनलाइन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, टूल्स वर यूज्ड फॉर कटिंग मीट्स, टूल्स वर यूज्ड फॉर कटिंग मीट्स, for cutting and whittling of wood, for cutting and whittling of woods and cutting of plant stem etc. Cutting and whittling of wood and cutting of plant stem etc. ठीक है, इनके लिए टूल्स का यूज किया जाता था। दूसरी चीज जब हमने देखा किसके बारे में, कि जब देखा कि अभी जो एनिमल्स ये लोग खाते थे, तो एनिमल्स की बोन्स अभी भी बची हुई हैं जो इन लोगों ने खाई थी, इन एनिमल्स होमो सैपियंस से। तो इस पर किसके निशान है? कट के निशान है। कैसे? टूल्स के द्वारा बनाए गए। इसका मतलब इन एनिमल्स की जो हाइट्स हैं, जो कि इनकी बॉडी थी, जो हड्डी थी, उसको स्क्रैच कर करके खाया गया है। इसका मतलब कि जो हमारी डाइट थी, ह्यूमन डाइट थी, उसमें जो एनिमल्स इंक्लूड थे। और जिन जिन एनिमल्स की हड्डियाँ मिली उससे जाहिर सी बात है हमें पता चल गया कि ये एनिमल्स की हंटिंग इंसान करता था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर मिला कि जिन भी हड्डियों पर टूल्स के निशान थे, साथ ही साथ उन हड्डियों पर आपको प्रीडेटर के भी निशान, प्रीडेटर के दांतों के निशान मिले, खासकर किसके? जो हमारी बिग कैट्स वगैरह हैं, जैसे लॉयन और टाइगर के निशान भी मिले हैं उन हड्डियों पे। तो ये कैसे बताता कि लॉयन और टाइगर ने हंटिंग की होगी? उसने पहले शिकार को खा लिया होगा, और खाने के बाद जब खा रहा होगा तो खाने की वजह से उसके दांतों के निशान हड्डियों पर पड़ गए। जब खा पी कर वो चला गया तो बचा कुचा जो ये उठा लाए और उसकी क्या करें, स्कैवेंजर की तरह काम। तो हम कैसे कह सकते हैं सही सही तरीके के इंसान जो है वो हंटर कम था, स्कैवेंजर, क्योंकि बुचरिंग के निशान कम मिले हैं। अगर केवल हड्डी पे केवल क्या कट मार्क्स मिले टूल्स के, तो हमने कहा कि एनिमल को बुचर किया गया है। लेकिन कट के साथ साथ उसमें क्या है, किसी के दांतों के निशान भी मिल रहे हैं, खासकर जो है प्रीडेटर्स के। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपने हंटिंग नहीं की, आप स्कैवेंजर के तौर पे जी रहे हैं। तो शुरुआती दौर पे केवल ऐसी हड्डियां मिली तो हमने क्या मान लिया, स्कैवेंजर। और साथ में छोटे छोटे जीव जो होते हैं तो खरगोश से, उनकी तो हंटिंग भी कर सकते थे। बड़े गेम कहते हैं शब्द, क्या शब्द है? द वर्ड इज गेम। जो हम लोग हंटेड एनिमल्स हैं उसको हम कहते हैं गेम। क्या कहते हैं? गेम। जैसे कहते हैं ना गेम खेलने गए हैं, तो गेम को का मतलब शिकार। एंथ्रोपोलॉजी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेम? गेम का मतलब है शिकार। तो कैसे गेम हंट करते थे? अगर करते भी रहे होंगे, स्मॉल गेम, इनसिग्निफिकेंट, जैसे चूहा खरगोश टाइप के जीव मार देते। बिग गेम हंटिंग के लिए टूल कैसे, टूल टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए? काफ़ी ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। टूल्स कैसे होने, रिफाइन होनी चाहिए कि मार दिया तो मर गया। दूसरा, सिंगल आप अटैक नहीं कर सकते, तो आपको क्या कैसे अटैक करना पड़ेगा? ग्रुप में अटैक करना पड़ेगा। तो सोशल बिहेवियर यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले अकेले अकेले रहोगे, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल के लिए आप क्या ग्रुप में मिलकर आपकी सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। और ये कब होगा? ये शुरुआती स्टेजेस में नहीं होगा, ये क्या होगा? बाद की स्टेजेस में ये सारी चीज़ें होंगी। पहले ग्रुप कैसे होंगे? स्मॉल, और फिर क्या होंगे? लार्ज। अब एक मेरे क्वेश्चन का लास्ट जवाब दीजिएगा। जब तक इंसान ने अकेले रहा होगा तब तक इंसान या इंसान जैसे जो भी जीव थे, जब तक ये अकेले रहेंगे इनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। लेकिन जब इन्होंने ग्रुप में रह के जीना सीखा तो इनका सर्वाइवल पहले से ईजी होगा। इसलिए हमने बड़े ग्रुप बनाए, और फिर उन ग्रुप से भी बहुत बड़े ग्रुप बनाए। इतने बड़े ग्रुप बनाए कि उनको विलेज कहा गया। विलेज से भी बड़े ग्रुप बने, स्टेट बने, स्टेट से भी बड़ा ग्रुप नेशंस बने। आज की तारीख में सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो क्या है? नेशन है। और नेशन के लोग जो हैं एक ही तरह के कॉज के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे उस बड़े से ग्रुप का सर्वाइवल आसान हो। ग्रुप जितना ज़्यादा बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो उसके लिए लॉज लाने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, और ऑर्डर लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर सोसाइटी सिंपल है तो आप क्या करेंगे? नॉर्म्स, एथिक्स, मॉरल, टैबू के जरिए उस सोसाइटी को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। अल्टीमेट एम क्या? वही 7 तरह के बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करना। वही अल्टीमेट एम क्या है? वही 7 तरह के जो ये कर रहा था, और वही काम हम कर रहे हैं। बस हमारी टेक्नोलॉजी और करने के तरीके थोड़े से बदल गए, बाकी हमारे में इसमें कोई खास अंतर नहीं है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलें आगे। तो लिखिए, द बाय माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस on polish of tool, it is generally established that the major use of tool were done, tools were majorly being employed
फॉर प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट एनिमल एंड प्लांट मटेरियल, नॉट एनिमल वन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। द टूल्स वर मेनली यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, नॉट एनिमल वन। प्लांट को जब आप काटते हैं तो प्लांट ज़्यादा कठोर होता है एनिमल की मांस से, और प्लांट को काटने में जो पॉलिश होती है, जो प्लांट को काटने से जो पॉलिश होती है टूल के ऊपर पड़ती है, वो टूल माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में पता चल जाता है कि इस टूल को प्राइमरली प्लांट कट करने में ज़्यादा यूज़ किया गया है कि एनिमल को कट करने में। तो जब आपके खाने में आपका टूल ही यूज़ नहीं हो रहा है एनिमल को कट करने के लिए, तो इसका मतलब है आप क्या हैं, आप प्लांट ईटर। तो ये जो बात है कि अर्ली मैन जो मेनली मीट ईटर था, गलत बात है। हम मीट ईटर नहीं थे, हम क्या थे, गैदरर थे। फल फूल सब्जी नट बीट, अरे बंदर ही तो थे। जो हंटिंग का काम था या स्कैवेंजिंग का काम था वो ओकेजनल था। मेन जॉब आपका क्या था, वो प्लांट के द्वारा ट्यूबर्स वगैरह जो है उसकी गैदरिंग। जैसे मैंने कल आपको एक इमेज दिखाई थी बुशमैन की। बुशमैन भी प्राइमरली हंटर नहीं है, प्राइमरली क्या है, गैदरर है। हनी बी से निकलने वाला जो शहद है उसको लेने जाते हैं। अलग कहीं पे कहीं कोई फल लगा हुआ है तो उसको ढूंढने जाते हैं। खासकर अभी तो डिवीज़न ऑफ लेबर एज पर द जेंडर एंड एज हो गया है, तो उसके लिए बच्चे और महिलाएं जाते हैं, ये काम करते हैं, और इसी से मैक्सिमम ट्राइब का पेट भरता है। अगर उसमें गेम की हंटिंग हो जाए तो वो क्या है, दैट इज नोन एज आइसिंग ऑन द केक। वो क्या है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी कि सर्वाइवल, अब उस दिन का सर्वाइवल पहले से ज़्यादा। लेकिन गेम की हंटिंग के लिए पूरा का पूरा कबीला गया है, मेल मेंबर्स गए हुए हैं, जैसे कि हम लोग बुशमैन में देखते हैं। सोसाइटी बेटा पेट कैसी हो जाएगी, पेट्रियार्कल थोड़ी टाइप हो जाएगी ना, तो मेल का इन्फ्लुएंस क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मेल गया है, हंटिंग करने के लिए गया हुआ है, ठीक है, फीमेल्स यहाँ पर कर रहे हैं। अब वो हंट करके लौटा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या है, कबीला भूखमरी से मरेगा नहीं, क्योंकि घर पे रह के फीमेल्स ने क्या किया है, गैदरिंग की। हालांकि वो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं होती, लेकिन कबीला जो है भूखमरी का शिकार होने से बच जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग। और इसमें एक और फीचर है बुशमैन में, आज भी हम लोग देखते हैं कि जब बुशमैन खाली हाथ घर लौटते हैं, बुशमैन क्या है, जब खाली हाथ को घर लौटते हैं तो कबीले की सारी औरतें जो है एक घेरा बना के खड़ी हो जाती हैं। कबीले में मिनिमम 15 से 20 औरतें का छोटा सा ग्रुप होता है, कबीला होता है। बड़ा तो विलेज होता नहीं, क्योंकि सोसाइटी कैसी बड़ी सिंपल है। सिंपल सोसाइटी में नंबर ऑफ मेंबर कैसे होंगे, कम हो गए। तो 15-20 लोगों का ग्रुप है, वो पूरा का पूरा गांव जो है उनको घेर कर, हंटर को घेर कर खड़ा होता है, और सब लोग उनके ऊपर उनको लताड़ना शुरू कर देंगे, गालियां देना शुरू कर देंगे। औरतें जो है उनको धिक्कारने लगेंगे अपनी लैंग्वेज में कि मर क्यों नहीं गए, आज क्यों चले आए। यह बिल्कुल उसी तरह से कि तुम घर पहुंचे और तुमने कहा पापा रिजल्ट आया है और मैं फिर से फेल हो गया। तो जो चीज़ उसके साथ होती है बुशमैन के साथ, यही प्रॉब्लम क्या है, किसके साथ होती है, सेम यही प्रॉब्लम जो है आज के मॉडर्न मैन के साथ भी होती है। और अल्टीमेटली क्या है, दोनों काम क्या है, अपने वो 7 बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करना है कि नहीं, सही है ना। तो अब उसके लिए गेम हंटिंग थी और हमारे लिए एग्जाम क्लियर करना, दोनों कैसे ही है, चीज़ें एक ही बराबर है बायोलॉजिकल। ये एग्जाम ऐसा इतना बड़ा गेम है, इतना बड़ा गेम यानी कि शिकार है कि एक बार इसको हंट कर लो, इट्स बेसिकली मैमथ। जैसे एक हाथी होता था, नाम क्या है उसका, मैमथ। ये इतना बड़ा शिकार है, इट्स नॉट ये मैमथ की तरह जिंदगी भर बैठ के खाओ, सही है ना। इट्स अ बिग गेम हंटिंग। क्लियर हो गया सब लोगों को, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सिंपल सोसाइटी हो या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो, तो उसमें देखते हैं। और जब इतना ज़्यादा गाली खाते हैं बुशमैन, इतना बुरा भला कहा जाता है, तो मर्दों को अच्छा तो नहीं लगता होगा। तो दूसरे दिन और भी ताकत से जाते हैं, और भी भूखे प्यासे रह के और ज़्यादा दूरी ट्रैवल करते हैं, और अल्टीमेटली जब शिकार लेकर आते हैं तब वही महिलाएं और वही बच्चे उनका क्या करते हैं, फिर से स्वागत करते हैं। तो जितना भी ज़िंदगी में स्ट्रगल मेल की लाइफ में है, बुशमैन की लाइफ से लेकर यहाँ तक, उसका फिर प्राइम कॉज कौन है। और फीमेल क्यों स्कॉल्ड कर रही है वहाँ पर, लेकिन लॉजिक की बात है, फीमेल क्यों स्कॉल्ड कर रही है, क्योंकि फीमेल कंप्लीटली अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंडेंट है, मेल पे, अपने और अपने बच्चे के सर्वाइवल। तो आप रोज रोज ऐसे बिना हंट किए लौटोगे तो इसलिए सर्वाइवल नहीं होगा। ये सब चीज़ आज से नहीं चल रही है, क्या है, पैलियोलिथिक पीरियड से सारी चीज़ें चल रही है। क्लियर है। शुरुआत में डिवीजन ऑफ लेबर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बाद में डिवीजन ऑफ लेबर क्या होने लगा, ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए आगे लिखिए। In that period, scavenging and not hunting. In that period, scavenging and not hunting was primarily meat-eating activity. In that period, scavenging but not hunting was primarily
meat eating activity, meat eating activity, meat eating activity. It can be concluded by the cut marks present on bones. It can be concluded by cut marks present on bones, which usually overlies with teeth marks made by non-hominid carnivorous. non-hominid, ये शब्द याद रखिएगा, होमिनिड। जब भी मैन लाइक एनिमल्स के बारे में, मैन की बात करेंगे तो हम वर्ड लाएंगे होमिनिड, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैसा है कार्निवोरस है, नॉन होमिनिड कार्निवोरस, ठीक है। दिस पीरियड फॉल्स बिटवीन 2 मिलियन टू 1.7 मिलियन ईयर अगो। दिस पीरियड फॉल्स बिटवीन 2 मिलियन टू 1.7 मिलियन ईयर अगो। यानी हम जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड का भी कौन सा जो सबसे पुराना हिस्सा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग लोअर पैलियोलिथिक भी कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबली समटाइम गेम्स वर ऑल्सो हंटेड, प्रोबेबली समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, प्रोबेबली समटाइम्स गेम्स वर ऑल्सो हंटेड। तो गेम्स जो है कभी कभी शिकार पर भी ये लोग शायद जाते हैं, लेकिन इसके पूरे के पूरे सही प्रमाण नहीं मिले, क्योंकि कुछ शिकार ऐसे मिले हैं जहाँ पर आपको लगा कि जहाँ पे बुचरिंग के निशान मिले हैं कि आपने शिकार को वाकई में मारा। अब उसको मारने का तरीका बहुत होगा कि घात लगा के बैठे तो कोई हिरन पास से गुजरा उसको मार दिया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या करते थे, जो जानवर है जैसे कि मान लीजिए ये बोर है, इसको क्या कहते हैं, जंगली सुअर या बोर है, तो बोर जैसे जीवों को दौड़ा लेते थे और आगे कहीं पे गड्ढा है तो वो दौड़ते हुए जाएगा और सीधा पूरा ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, सारा का सारा ग्रुप लगा हुआ और सब तरफ से दौड़ाते हैं और अल्टीमेटली जाके वो गड्ढे में खाई में जाके गिर गया। तो इस तरह से उसकी हंटिंग करते हैं। आमने सामने की हंटिंग करना तो क्या है अभी इन जीवों के लिए मुश्किल, तो डरा के जो है इस तरह की हंटिंग आज भी ट्राइबल्स में इस तरह की हंटिंग की जाती, खासकर बोर्स वगैरह की हंटिंग की जाती। बस ये है कि अब गड्ढे की जगह पे जाल आ जाता है, एक जगह पे जाल लगा देते हैं और क्या है सारे के सारे ट्राइब्स जो है जो वाइल्ड बोर हो उसको चिल्लाते हुए चारों तरफ से घेरते हैं और बोर भागेगा और उसी जाके जाल में फंस जाएगा। तो मेजर जो सबसे ज़्यादा हंटिंग होती थी इनकी होती थी, कौन सा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेचारा कैसा है, सिंपल एनिमल है, ठीक है। इसको कहते हैं चिंकारा है, ये गज़ल है, या हम लोग कहते हैं डियर, इसको आसानी से कहा। दूसरी तरफ नंबर 2 पे कौन आते थे, जिराफ, सबसे ज़्यादा इसकी हड्डियाँ मिली हैं। नंबर 2 पे जिराफ की हड्डियाँ मिली हैं। नंबर 3 पे किसकी हड्डियाँ मिली हैं, बोर की। और नंबर 4 में जिनमें आपके बुचरिंग के निशान मिले, कभी कभी तो बाद में क्या है हाथी तक की हंटिंग इंसान ने कर दी, ठीक है। हाथियों तक की हंटिंग फिर इंसान ने की हुई। तो जब उसने क्या बना लिए, भाले, तो दूर से भाले मार मार के भाग जाते थे। अल्टीमेटली एक्सेसिव ब्रीडिंग की वजह से हाथियों जैसे जीवों की मौत हो जाती है। इसकी हंटिंग करने से फ़ायदा क्या था, एक बार हंटिंग कर दो तो 10 दिन तक के खाने का इंतजाम हो जाता था। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता था। मेनली एक्टिविटी कैसी, कितनी साल की पुरानी बात कर रहे हैं, 20 लाख साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। 20 लाख में मतलब ये क्या है, ये बहुत ही बंदर जैसे जीव, इरेक्टस जैसे जीव, या उससे पहले की बात है, बहुत ही लोअर कैंड के एनिमल्स है। इनमें ज़्यादा ना तो दिमाग है और ना ही बहुत बड़ा दिल है। तो ये क्या है, अपना काम जो है कूड़ा बीन के अपनी ज़िंदगी जला रहे हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो लिखिए, प्रोबेबली समटाइम्स गेम्स वर ऑल्सो हंटेड, प्रोबेबली समटाइम्स गेम्स वर ऑल्सो हंटेड। एंटीलोप एंड वाइल्ड पिग्स, एंटीलोप, वाइल्ड पिग्स, एलिफेंट एंड जिराफ। एंटीलोप कहते हैं डियर को, एंटीलोप, वाइल्ड पिग्स या बोर कह सकते हैं, एलिफेंट एंड जिराफ वर मेन हंटेड एनिमल। हाथी तो इंसान से पहले से बना है। मेमथ जो है वो इसके बाद स्टार्ट होगा, जो आपका जो आइस एज स्टार्ट होने वाला है। तो अभी प्लायोसीन चल रहा है, ये कौन सा पीरियड है, प्लायोसीन, इयोसीन है ना, उसके बाद प्लिस्टोसीन बाद में आएगा, आइस एज बाद में आएगा। आइस एज तब आएगा जब निएंडरथल जो है, निएंडरथल बन के तैयार होगा, उस वक्त जो है आइस एज आएगा। अभी आइस एज स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। आइस एज, प्लिस्टोसीन बाद में आएगा। देखिए होमोसेपियंस कब बना, 2 लोग, होमोसेपियंस और निएंडरथल कब बने, आइस एज में। और जिनके बारे में हम और आप बातें इस वक्त कर रहे हैं जिन एनिमल्स के, वो क्या आइस एज से पहले। तो हमारा जो इवोल्यूशन है वो आइस एज से भी
पहले से बोला, बस वो हमारे जैसे जीव थे, जैसे होमो हैबिलिस है, इरेक्टस, ये सब क्या है आइस एज से पहले के। और बाद में निएंडरथल है, क्रो-मैग्नॉन है, और जो होमो सेपियंस है ये क्या है आइस एज के बाद वाले हैं, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आइस एज है, ठीक है। और इसमें सबसे लास्ट में आइस एज के अंतिम पड़ाव पे कौन होगा, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ने चुन के वक्त चुना कि आइस एज खत्म हो रहा है, आइस एज खत्म हो रहा है, ठीक है, बर्फ पिघलती जा रही है, हर जगह जो है हरियाली छाती जा रही, खाने पीने के नए सामान पैदा होना, जहाँ पे बर्फ थी आज वहाँ पे लहलहाते हुए खेत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बड़े बड़े फूलों और फलों के पेड़ हो गए। जो क्लाइमेट है कैसा है, बड़ा ही सूथिंग क्लाइमेट है, थोड़े बहुत कपड़ों से और छोटे मोटे घर से काम चल जाता है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। एक जगह है जिसका नाम तुर्की है, तुर्की है, जिसको तुर्की कहा जाता था, अभी नाम क्या होगा, तुर्की है। तो उस ज़माने में, उसी ज़माने में जो तुर्की का, सीरिया नाम सुना है, सीरिया और तुर्की, यूरोप और एशिया का जंक्शन पॉइंट, वहाँ पे वाइल्ड वैरायटी उगना शुरू हो गई थी वीट की, गेहूं की। कैसी वैरायटी, वाइल्ड वैरायटी। और जैसे अपने यहाँ घास उगती है ना दलदलों में, ढेर सारी दान, जैसे एलिफेंट ग्रास, वैसे तुर्की वाले सेक्टर में क्या है, वाइल्ड वीट, जंगली गेहूं की फसल होती थी। फसल क्या अपने आप उगता था, कैसा है, जंगली है, इतना ज़्यादा कि जहाँ तक देखो केवल किसके खेत लगे हुए हैं, खेत तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या जंगली गेहूं उगा हुआ है। इसमें गेहूं के दाने कम होते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, चले जाते थे, और क्या है जब सीज़न आता था तो गेहूं को, खूब सारा गेहूं तोड़ तोड़ कर रख लेते थे। सोचो कितना इंटरेस्टिंग था, है ना। उस गेहूं को बोरियों बोरियों में क्या अपने घरों के अंदर, घरों में गड्ढा खोद के पिट बना के उसके अंदर गेहूं को के बीजों को रख देते थे। उससे इनका साल के 12 में से 8 महीनों का काम चल जाता था। तो इसको कहते हैं कि इंसान ने क्या शुरू कर दिया था इस एज में आके, जब नियोलिथिक के पीरियड के पास पहुंचेंगे तो क्या स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये एग्रीकल्चर नहीं, इसको हम कहते हैं हार्वेस्ट, हम कहते हैं ना कि हार्वेस्टिंग, हम केवल हार्वेस्टिंग, कटाई का काम कर रहे हैं, बोने का काम, जंगल में जाते हैं जो भी कुछ मिलता है उसको ले आते। धीरे धीरे करके क्या है, इंसानों ने ये सीख लिया कि अगर इसमें पानी डाला जाए, मैन्योरिंग की जाए, तो इससे मनचाही जगह पर गेहूं को उगाया जा सकता है। और इस तरह से न्यूलिथिक पीरियड में जाकर एग्रीकल्चरल, न्यूलिथिक पीरियड में जब पहुंचेंगे तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होना। हाँ, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सप्लॉयटेशन, क्रॉप प्लांट का एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर होने से पहले से होता है। बस क्या है, पहले हम जो है गेहूं को बोने का काम नहीं करते थे, केवल उसकी कटाई कर लेते थे। कटाई करने के लिए कौन से हथियार का यूज करते हैं, स्टोन यानी पत्थर की बनी हंसिया, पत्थर की बनी हंसिया। पत्थर की हंसिया कैसे होगी, पत्थर का एक ब्लेड ले लिया, उसी को हंसिया की तरह उसमें बांध दिया। नहीं, पत्थर के बनाते थे, बोन से नहीं बनते थे, उसमें धार अच्छी नहीं बनती थी। जो मेजॉरिटी पत्थर पे, ऑब्सीडियन का अगर पत्थर है तो इसकी ब्लेड कैसी होगी, शार्प होगी ना। तो इससे नॉर्मली क्वार्टजाइट या ऑब्सीडियन का जो पत्थर, चाकू और हंसिया जितने भी मिले अप टू द IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, वो पत्थर के बने ज़्यादा होंगे। बाद में जब कॉपर आ गया तो कॉपर के बने हंसिया लगाने लगे। सही है। तो इस तरह से जब खाने पीने का सामान मिलेगा, आप सोचो वाकई में समझना कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मौसम अच्छा होता जा रहा है, खाने पीने की अधिकता हो जा रही है। और निएंडरथल जो हमारा चचेरा भाई था या बड़े ताऊ जी का लड़का था जिसको हम कह सकते हैं, वो जिस पीरियड में बेचारा रहा वहाँ आइस है, घनघोर बर्फ गिरी हुई है, खाने पीने का कहीं सामान नहीं, गेम्स की संख्या ना के बराबर, जो हंटिंग करने वाले एनिमल्स की संख्या ना के बराबर, सब के सब भाग गए। तो वो स्टारवेशन में, ऊपर से इतना बड़ा दिमाग लेके बैठ रहा है। दिमाग कैसा है, एवर हैंग्री, उसको हमेशा एनर्जी चाहिए, हमसे बड़ा दिमाग है उसका, और लेकिन गलत जगह से बड़ा है, लॉजिक वाली जगह पे नहीं है। उसका दिल बेसिकली दिमाग में बड़ा, तो वो एनर्जी कंजप्शन क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, लेकिन लॉजिकल पर्सन नहीं है वो, अपने इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता है। उस फूड स्टारवेशन का शिकार है, अर्थराइटिस हो जा रही है, रोमेटाइड अर्थराइटिस, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स उसके साथ हो रही। और जब वो ख़त्म हो रहे थे तब जो है होमोसेपियंस डेवलप हो रहा था। तो हम बहुत सही पीरियड में पैदा हुए। कौन सा पीरियड है, जिसको हम कहते हैं होलोसीन। हम प्लिस्टोसीन में पैदा हुए, और लेकिन पूरी तरह से वेल डेवलप्ड किस में हुए, होलोसीन। अभी मॉर्निंग की क्लास में हम पढ़ा रहे थे कि होलोसीन की खास बात थी कि क्लाइमेट कभी भी चेंज नहीं हुआ, मोर और लेस कैसा रहा है, स्टेबल रहा है। इसलिए इंसान स्थान बन सका, और इंसान में कल्चर और सिविलाइजेशन का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सका। अगर क्लाइमेट ही कैसा होता, पूरा का पूरा बर्बाद होता है, आइस जैसा होता, तो हम लोगों का इतना ज़्यादा कल्चरल डेवलपमेंट, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कभी भी हो नहीं पाता। तो इंसान और इंसान जैसे जीव किसकी वजह से पैदा हुए, ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, यस और नो। और हम ख़त्म भी कैसे होंगे, ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, यस और नो। कुछ भी हो जाए, एक स्पीशीज़ जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक अर्थ तक रहती, पैर रहती, फिर एज अ स्पीशीज़ एज अ होल
ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर वो स्पीशीज क्या होगी, तो आपकी स्पीशीज जो होमो सेपियंस की स्पीशीज वो कितने सालों तक और टिकी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी साफ साफ कहती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। जितनी भी स्पीशीज अब तक पृथ्वी पर पैदा हुई उसमें से 99.9999% स्पीशीज आज तक क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। केवल 0.0001% स्पीशीज ही आज तक जीवित बची है, ठीक है। और इंसान भी इसी 0.0001 में आता है। अभी बड़ी बात नहीं है, अभी पुतिन सारे बटन दबा दें रेड वाले और डोनाल्ड ट्रंप सारे के सारे अपने रेड वाले बटन दबा दें और इसी में क्या है वॉर छिड़ जाए। कैसा वॉर, न्यूक्लियर वॉर। तो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है ये अनरियल कंडीशन नहीं है, ये अचीवेबल है। ये अनरियल कंडीशन नहीं है, ये कैसी कंडीशन है, अचीवेबल कंडीशन है। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी खत्म। या फिर पार्ट 2, डायनासोर के ज़माने में एक एस्ट्रॉयड आकर पृथ्वी पे गिरी थी और 2 साल तक पृथ्वी के अंदर कोई भी बड़ा जीव बचा नहीं था जो जिसका वजन जो है वो 100 ग्राम से ज़्यादा हो। ऐसा कोई भी जीव बचा नहीं था, खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। आज की तारीख में पता न चले और एक उल्का आके गिर जाए, उससे भी ज़्यादा बड़ी हुई। तो आप मत समझिए कि आपके पास बुद्धि है और आपके पास कल्चर है और आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप हमेशा बचे रहेंगे। या तो ये बुद्धि ही आपको मार देगी, या तो क्या है कोई एस्ट्रॉयड वगैरह आ गई, उसकी वजह से भी क्या है ह्यूमन स्पीशीज एज अ होल कभी भी वाइप आउट हो सकती है। ये उतना ही आसान है जितना एक मच्छर आपके बॉडी पे बैठा हुआ और उसको जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई तो वो क्या है मच्छर को तुरंत ही मारा जा सकता। उतना ही आसान है इंसान की स्पीशीज को पूरी तरह से पृथ्वी से जड़मूल सहित उखाड़कर फेंक देना, ठीक है। तो इतना कोई खुश होने वाली बात या अपने ऊपर घमंड करने की बात नहीं कि हम इंसान हैं, हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि जब तक अब तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई नहीं है कि नहीं। किसी वक्त निएंडरथल भी ये कहता था हमसे ज़्यादा बुद्धिमान पृथ्वी पे कोई नहीं है। लॉजिक की बताओ, मोर इंटेलिजेंस स्पीशीज ने लेस इंटेलिजेंट स्पीशीज को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हमसे ज़्यादा नई, हमसे कोई नई डेवलप स्पीशीज है जो जिसका इंटेलिजेंस लेवल हमसे भी ज़्यादा हो तो हमें वो रिप्लेस कर देगी, चाहे वो इंटरगैलेक्टिक हो और चाहे वो क्या हो वो यहीं की हो। मतलब लॉजिक एंथ्रोपोलॉजी इसके बारे में भी सोचती है। सही है भाई, समझ में आ रहा है सब लोग, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कल्चरल इवोल्यूशन इन वेयर अफ्रीका। लिखिए आगे, द प्रेजेंस ऑफ पैटर्न स्टोन टूल्स, द प्रेजेंस ऑफ पैटर्न्ड स्टोन टूल्स, विच काइंड ऑफ पैटर्न्ड stone tools suggest development of culture in early hominids. Presence of patterned stone tools suggest development of culture in early hominid. Thus the East Africa was the center for development of human-like creatures. Thus, the East Africa was the center for the development of human-like creatures and culture of mankind. Full stop. कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लें। व्हाट इज कल्चर? हाँ, मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यही तो है ना कल्चर। पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? हाँ, कल्चर। और कल्चर की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज वी हैव 7 टाइप्स ऑफ नीड्स, ठीक है। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ नीड फुलफिलिंग mechanism. What is a culture? Culture is a need fulfilling mechanism. There are 3 types of 3 strata or layer of culture. That is the biological needs, instrumental needs, and third one is known as integrative needs. And these all needs were fulfilled with the help of culture. That's why culture is a need fulfilling mechanism. ठीक है. Earliest form of culture was developed in the eastern part of Africa, especially a place known as what? Olduvai Gorge, which is present in Tanzania. ठीक है. The presence of, there is a 2 basic requirement for the development of early culture. Number 1, presence of stone.
Number two, presence of water source nearby. If these two conditions met out simultaneously, then there is a high probability that you are going to find some kind of early stone tools. ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशन इंडिया के केस में कहाँ होंगी? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसका नाम है, वहाँ पे हमें कौन सा कल्चर मिलता है? सोन वैली। कौन सा कल्चर है? सोन वैली का कल्चर मिलता है। सोन नाम की रिवर है, दिखा दें कहाँ पे सोन रिवर। तो सोन आपको मिलेगी किस जगह पर? ये कल के एक लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो सोन रिवर ये किस जगह पे? एक जगह पेशावर, समझते होंगे पेशावर। पेशावर के बगल में रावलपिंडी, दीज आर द पाकिस्तानी सिटीज। रावलपिंडी के बगल में रिवर बहती है और रिवर का नाम है क्या? सोन रिवर। और यानी कि इस वक्त इंडिया में ये जगह नहीं है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहाँ पर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं पुटवार प्लेटू। कौन सा प्लेटू? अंडुलेटिंग लैंड है पुटवार, यहाँ पर पत्थर वत्थर ज़्यादा मिलते हैं। तो आज से नहीं, फ्रॉम टाइम मेमोरियल वो रिवर बह रही है ना। तो वहाँ पे पत्थर थे, तो इसीलिए यहाँ पर पुराने तरह के जितने भी सेटलमेंट्स हैं, जितने भी तरह के, और कई सारी लेयर्स हैं, कुल मिला के 5 से 6 लेयर हैं। हर लेयर में अलग अलग इरा के स्टोन टूल्स मिलेंगे। कहीं पर आपको कौन सा मिलेगा? वो आपका मोटा वाला, जिसे हमने कहा था ना कि जो आपका चॉपिंग टूल्स मिलेंगे। कहीं आपको दूसरी लेयर में आपको फ्लेक्स मिलेंगे, तीसरी लेयर में आपको माइक्रोलिथ मिलेंगे। माइक्रोलिथ तो नहीं, लेकिन कहेंगे ब्लेड वाले टूल्स मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा सोन वैली वाला जो स्टेटा है वो पैलियोलिथिक इरा को डेडिकेटेड है। तो जब पैलियोलिथिक इरा की आपको स्टडी करनी है तो कहाँ पे जाएंगे? सोन वैली में। सेम इसी तरह का इरा कहाँ मिल जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में फिर मध्य प्रदेश में 2 चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 स्टोन है, प्लेटो है। दूसरा चीज़ है रिवर है, रिवर के नाम है नर्मदा। कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर बह स्टोन प्लस नर्मदा रिवर। तो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो एक फॉसिल मिला है वहाँ पे जिसका नाम है नर्मदा मैन। क्या नाम है? सेकंड पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नर्मदा मैन पे बहुत बार सवाल आया है। वर्ड नर्मदा मैन, जिसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस। कौन सा है? पीरियड कौन सा होगा? पैलियोलिथिक पीरियड। फिर साउथ में जाएंगे, साउथ में पत्थर है? हाँ है। तो साउथ में पत्थर है नंबर 1। दूसरा, साउथ में पानी भी मिल जाएगा। पानी और पत्थर वाली साइटों के पास स्पेशल तरह की कल्चरल इंडस्ट्री डेवलप होगी, जिसको हम कहते हैं मद्रासियन कल्चर। कौन सी है? बहुत ज़्यादा पूछी गई मद्रासियन इंडस्ट्री। मद्रासियन इंडस्ट्री में कल्चर में खास बात क्या है कि नॉर्मली जितने भी कल्चर ऊपर की तरफ मिले, हैंड एक्सेस वाले कल्चर, उसमें केवल आपको पत्थर मिलेगा। वहाँ पर पत्थर में खांचा बना है। खांचे समझते हैं? जैसे पत्थर हमने बनाया है, इसमें दिखा देते हैं। तो ये पत्थर है, ठीक है। हमारे आगे के पत्थर जो है ये क्या है? दैट इज नोन एज हैंड एक्स, जो टेलीग्राम पर मैंने भेजा था, जो आप लोग हाँ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, एंथ्रोपोलॉजी फॉर आईएएस करके टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो उस पर हमने भेजा है हैंड एक्स। हैंड एक्स की खास बात होती है इसकी टिप नुकीली होती है। कैसी होती है? टिप नुकीली होती है। बाईफेकल हो सकती है और यूनिफेकल भी हो सकती है, यानी एक साइड धार या 2 साइड धार, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है क्लीवर्स। क्या नाम है? क्लीवर्स। क्लीवर्स कैसा होता है? धार नहीं होगी। कैसा होता है जी? एक आपको मोची के पास मिल जाएगा। जो जूते बनाते हैं वो चमड़े को घिसने के लिए, काटने के लिए स्पेशल तरह की चीज़ होती है, क्लीवर्स कहते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के स्टोन टूल्स है। तो नॉर्मली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टूल्स मिल रहे हैं हाथ से पकड़ के चीज़ें काम करने, हैंड एक्स का काम क्या है? जड़ खोदने के लिए, पत्थर की, पौधों की जड़ वगैरह खोदने के लिए। लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं किधर की तरफ? मद्रास की तरफ। तो मद्रास में इंटरेस्टिंग फीचर दिखता है। मद्रास में जो भी स्टोन टूल्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा हाफ्टेड टूल्स, यानी कि इनमें जो है किसी ज़माने में लकड़ी का हत्था लगा होता था। तो पूरी वर्ल्ड में जो आपकी हाफ्टेड टूल टेक्नोलॉजी है, मद्रासियन टेक्नोलॉजी मिलती है, और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लकड़ी के हत्थे वाले टूल्स नहीं मिले। लकड़ी का हत्था तो नहीं मिला, गल गया, लेकिन उसके निशान आज भी मिले। ये टेक्नोलॉजी केवल कहाँ पर मिलती है? इंडिया में। इंडिया में भी किस सेक्टर में? साउथ इंडिया में। इस इंडस्ट्री का नाम क्या है? मद्रासियन। साउथ इंडिया में केवल एक स्टेट है जहाँ पे इस तरह के टूल्स नहीं मिलते हैं, स्टोन टूल, जिसका नाम है केरला। रीज़न समझ में आ गया होगा। इसका कारण क्या है? एलुवियल सॉइल। बाकी आपका राजस्थान चले जाइए, वेस्ट बंगाल के जो हिस्से जो मिलते हैं छत्तीसगढ़ वगैरह से, झारखंड से, तो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया में सारा का सारा साउथ इंडिया एक्सेप्ट तमिलनाडु, और आपका महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी। कौन सी जगह है? बोरी, BORE, बोरी से भी स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है। आप NCERT की अगर हिस्ट्री की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें बोरी का पहले ही पन्ने पर, उस पहले दूसरे पन्ने पर उसके बारे में लिखा हुआ है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दोनों ऐसे हैं जहाँ पर किसी भी तरह का स्टोन टूल इस एरिया के इस एज का नहीं मिला। ये कब मिलेगा? ये लेटर कल्चर्स में यहाँ पे टूल्स मिलना शुरू करेंगे। तो जहाँ पे टूल्स नहीं मिले, जहाँ इंसान के निशान नहीं मिले, तो हम मान के चलते हैं वहाँ इंसान भी नहीं रहते होंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो एक पिक्चर विविड सी बनने लगी। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम वर्ल्ड लेवल को, ईस्टर्न अफ्रीका को लिंक कर रहे हैं किसके साथ? इंडिया के साथ भी लिंक कर रहे हो। इंडिया में जो कल्चर क्या है, कल्चर जो हम लोग पढ़ रहे हो, दरअसल हम पढ़ भी नहीं रहे हैं कल्चर, क्योंकि हम जो जिस तरह का कल्चर पढ़ रहे हैं वो केवल टूल टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ रहे हैं। तो हम बेसिकली जो इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, जो हम कहते हैं फैक्ट्री साइट्स हैं, तो उनके बारे में भी बात करके उन लोगों के बारे में जानकारी एकत्रा कर रहे। जो हड्डियों के निशान वगैरह बाकी चीज़ें छूट गई उनसे, और बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो निशानों की संख्या बढ़ती है, टाइप्स की संख्या बढ़ती जाएगी, टाइप्स और टेक्नोलॉजी की संख्या बढ़ती जाएगी, तो हमारे लिए आसानी बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा आसान कब हो जाएगा? जब क्या पैदा हो जाएगी? स्क्रिप्ट। जब क्या पैदा हो जाएगी? बट ये जो लग्जरी है, स्क्रिप्ट की लग्जरी, एंथ्रोपोलॉजी आपको कभी देने वाली नहीं, क्योंकि जैसे स्क्रिप्ट आएगी फिर एंथ्रोपोलॉजी का काम वहाँ पे खत्म हो जाएगा, नई तरह की ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी जिसका नाम है हिस्ट्री। ठीक है, क्या नाम होगा? हिस्ट्री। ठीक है, तो सेकंड पेपर तो बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी, सिंपल तरह की सोसाइटी, और सारी की सारी कैसी इलिटरेट हैं, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। तो उसके लिए हमें जो है सिंपल तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेंगे। फर्स्ट पेपर है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, मैरिज का है, पॉलिटिकल रिलेशन है, किनशिप है, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें स्क्रिप्ट वाली सोसाइटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे और ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में बात करेंगे जो नॉन स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी कल्चर में भी बात करेगी और फर्स्ट पेपर में सिविलाइजेशन में भी जाएगी। और इस तरह का सिविलाइजेशन आपको सेकंड पेपर में मिलेगा जिसका नाम है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके सिलेबस आपके पास रखा हुआ है, उसमें आप देखेंगे। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है। और अल्टीमेटली चाहे हम कल्चरल स्टेज में हो, चाहे हम सिविलाइजेशन की स्टेज में हो, चाहे हम आयरन एज में हो, चाहे ब्रॉन्ज एज में, प्राइम एज क्या है, वही 7 बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए सारा का सारा काम किया जा रहा है। दैट इज नीड फुलफिलिंग मैकेनिज्म इज नोन एज कल्चर। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।